इंसान किसी नशे को कर रहा है, वो आज नहीं पता चल रहा, आज तो प्लेजर लग रहा है कि नशा करके तो सो गए, वही आनंद आ गया, लेकिन ये धीरे 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 उन्हें बोला कि इंडिया वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। यही कारण है कि इतने सारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रेस में हूँ, होमवर्क ज़्यादा मिल गया है या फिर चॉकलेट नहीं मिली खाने के लिए, मतलब छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस आने लगा, जिन पर स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम यही बात करें तो इनको हम सिखाएं कैसे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, कि भैया अब मेरा अंत समय आ गया है जीवन का, तो अब क्या मैं राम नाम लेना शुरू कर दूं? तो उन्होंने बोले कि ये अंत समय का जो राम नाम है ना, ये बिल्कुल लोगों को लग रहा था कि कोविड हो रहा है, कोविड हो रहा है। मैं उस कोविड के फेज में चारों धाम की यात्रा करी है एंड मेरे को कोविड पकड़ा तक नहीं। मेरा ध्यान ही नहीं था। मैंने कहा अगर बुखार हुआ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और ये आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी प्रूव करती है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, आपके हैप्पीनेस के लेवल्स भी आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा भाई इसके लिए जो EMI बंधेगी वो कहाँ से देगा? हाँ, दवाई के साथ ये शुरू कर दो। क्या बात है, ताकि इस पर डिपेंडेंसी आपकी धीरे धीरे आपको पता चलता आपके पास दांत हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि स्वास्थ्य का मतलब है जिसको शरीर का पता ना चले। पहला दिमाग का फूल और दूसरा जो हम खा रहे हैं। सर आज जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे व्यूअर्स से, आई थिंक वो इंसिडेंट्स भी गलत हुआ तो वो सारा दिन समाज पर उतरता रहेगा, काम में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। या ये पूछ लेते थे कि आज सुबह उठ के किसका चेहरा देखा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो पे। दोस्तों आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होने वाले एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनकी रील्स बहुत वायरल होती हैं और आपने इनको सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जरूर देखा होगा। इनका नाम है अनुराग ऋषि और ये एक होलिस्टिक वेलनेस कोच है जो अपने प्रोग्राम्स की मदद से, यूट्यूब की मदद से काफी सारे लोगों की हेल्प करते हैं उनकी हेल्थ और मेंटल वेलनेस को ठीक करने में। दोस्तों आज हम इनसे जानेंगे किस तरीके से आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारियों को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज, BP, शुगर, ओबेसिटी जैसी बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक हो सकती हैं और आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हो। अनुराग सर ने आज के पॉडकास्ट में ये सारी चीजें डिटेल में बताई हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों समय नहीं लगाते हैं और आइए स्वागत करते हैं होलिस्टिक एंड वेलनेस कोच अनुराग सर का आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के दिन जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई लोगों की, लोगों के पास समय ही नहीं है और स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं, ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखो आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम जीवन में पाना चाहते हैं या जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जब तक वहाँ नहीं है तब तक हमारे जीवन में स्ट्रेस है। यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी है, जब उसमें बहुत बड़ा गैप होता है तो वो स्ट्रेस लेकर के आता है। चाहता मैं कुछ हूँ मैं कहीं और, चाहता मैं हेल्थ हूँ मैं बीमार, चाहता मैं पैसा हूँ मैं गरीब। तो जहाँ पर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा वहाँ पर ये स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। जहाँ पर ये डिफरेंस कम होता जाएगा वहाँ पर आप इस स्ट्रेस को कॉप अप कर सकते हो। और उस डिफरेंस को कम करने के मुझे लगता है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो उस डिफरेंस को कम कर सकते हैं। तो सर इसकी क्या तरीका क्या है, इसे निजात कैसे पाएं? देखिए सर, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचने के लिए जो प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपकी मोहब्बत बरकरार रहे। क्या बात है सर। और दूसरा, जहाँ पर आप हो उस चीज़ के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड देते रहें कि ये कोई ऐसी जगह, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ पर पहुँचने के लिए भी लाखों लोग, उनका सपना हो सकता है। सही बात है कि आपके जैसा गाड़ी हो, आपके जैसा घर हो, आपके जैसा बढ़िया वो हो, और हमें ये लग रहा है कि हम यहाँ पर इस सब कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रेस में हैं। ये जीवन है, जीवन ECG की तरह हमेशा चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन। ये जब बिल्कुल ऐसे होता है ना, इसका मतलब है लाइफ डेड है। ये सिर्फ मुर्दे हैं जो शमशान में पड़े हैं, जिनके जीवन में कोई दुख, चिंता या संताप नहीं है। हाँ। अगर हमें इंसान बना करके भेजा है तो जिंदगी के छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहेंगे। वो आना ही जिंदगी है, उनको कॉप अप करना ही जिंदगी है। लेकिन कई बार हमारा अपना मानसिक स्तर जिसको हम बोलते हैं, हमारा मेंटल स्टेट जो है, हमारा माइंडसेट जो है, वो उन चीजों के हिसाब से कॉप अप नहीं कर पाता। तो हमें ये नहीं देखना है कि स्ट्रेस ना हो, ये बिल्कुल एक इल्यूजन है। हमें ये देखना है कि कैसे हम अपने मेंटल स्टेट को रेज कर सकें ताकि जीवन के जो चैलेंजेस आए वो बड़े छोटे लगें। करेक्ट। वो दशरथ मांझी वाली फीलिंग आएगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है सर। ये सर बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है, जितने भी टॉप पर जो लोग होते हैं और नॉर्मल जो लोग होते हैं,
कि जितने भी टॉप पे लोग हैं उनको भी बड़ा स्ट्रेस होता है, उनको भी पता है कि मेरे कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जानी है, उनका ये जाना है, बट दे नो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस सबको आता है, बट आई थिंक जो मैनेज करने की एबिलिटी होती है वो डिफरेंशिएट करती है एक नॉर्मल आदमी को और एक बड़े आदमी को। सो ट्रू। और आप एक चीज़ देखोगे कि इस पर रिसर्च बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारी रिसर्चेस ने ये बताया कि जो एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस है ना, वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारी नीड है। यानी आपकी बॉडी जब किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जाती है तभी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। करेक्ट है ना। आप अपने परिवार में अपने बच्चों, जो बच्चे होते हैं छोटे, जब उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट माहौल देते हो तो वो उस एजिलिटी से अपने आप को कैसे चेंज कर पाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी जो छोटा मोटा स्ट्रेस आता है ना, जैसे अगर स्टेडियम से भरा हुआ, पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है और धोनी स्टेडियम में उतर रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, तो वो जो हल्का फुल्का सा प्रेशर है ना माइंड के ऊपर, वो प्रेशर आपको बढ़िया परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। करेक्ट। अगर वो प्रेशर ही नहीं है, कई लोग बिना प्रेशर के परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। ये पर्सन टू पर्सन जरूर वैरी करता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये हमारे लिए बुरा नहीं है। ये तो हमारी 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 जिंदगी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इनएविटेबल है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, आएगा ही आएगा। तो जो व्यक्ति लाइफ में बहुत बढ़िया कर पाता है, उसके पास ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस कम नहीं आते, वो मतलब दिक्कतें नहीं आती। पहला तो वो रोता नहीं, दूसरों को नहीं बताता। उसको पता है कि एक्सपर्ट के साथ शेयर करना है या मुझे खुद इसको डील करना है, इसका रोना नहीं रोना है। सही बात है। दूसरी चीज, वो उस स्ट्रेस को कॉप अप करने का मैकेनिज्म बिल्ड करता है। अगर ऐसा नहीं है वो उसके जीन्स में होगा, जेनेटिक तौर पर आया होगा, नहीं, ये तो एक माइंडसेट है। इट्स अ स्किल विच यू कैन डेवलप एनी टाइम, एनी पीरियड। वो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी मुकाम में आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो अगर हम ये सोचें कि मुझे स्ट्रेस खत्म करना है, ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो आपको जीवन में कभी उबार नहीं सकती। अगर हम ये सोचें कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो ये आपको सिर्फ एक स्ट्रेस की सिचुएशन में नहीं, बल्कि जीवन में अगर 50 तरह के चैलेंजेस आते हैं, उन सबसे ओवरकम करने में हेल्प करेगा। क्रिकेट की सर आपने बात करी, MS धोनी साहब में भी बड़ी क्वालिटी है कि आपने देखा हो कि वो जब चेस करते हैं तो उसमें भी बड़ा चिल माइंड होता है उनका, कि वो लास्ट बॉल पे भी छक्के चाहिए तो छक्के मार देते हैं। ये पता है कब वन ऑफ द गुड हैबिट, बहुत अच्छी बात है। और ये पता है कब हो पाता है? ये तभी हो पाता है जब इंसान उस स्ट्रेस को कॉप अप करने की कैपेबिलिटीज में गया है। जब इंसान उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के फेज में जाता है तो ये कूल माइंडसेट नहीं हो पाता फिर। मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने ये हमारे सामने 3 ग्लासेस रखे हैं, एक ग्लास एक स्ट्रेस का है। मैंने इस स्ट्रेस से कैसे, मतलब इसको कैसे अपने जीवन से निकालूं, मैंने ये तो बिल्ड कर लिया। अब क्या जीवन में मेरे पास दोबारा कभी कोई चैलेंज नहीं आएगा? और वो जो आएगा वो नया सिलेबस होगा, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस चीजें आएंगी कई बार। तो बिल्कुल वो जो आउट ऑफ द सिलेबस आएगा, फिर क्या मैं फिर यही चीज सारी जिंदगी में यही फाइट करता रहूंगा कि कैसे मैं, नहीं, मुझे अपने अंदर अगर एबिलिटी बिल्ड की तो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो वो चलेगा। मैंने फॉर्मूला सीख लिया। बिल्कुल ठीक बात है। सो इट्स नॉट, कभी स्ट्रेस बंद नहीं होने वाला या कम नहीं होने वाला, स्ट्रेस रहेगा। इट्स जस्ट दैट द पीपल हु बिलीव कि स्ट्रेस आ रहा है, उनको लर्न करना होगा कि कैसे मैनेज करें। दिस इज द राइट टर्म। और आप देखो कि हर एक फेज में ना स्ट्रेस के मायने बदल जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि अभी वो कौन है, वो मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम है, उसके पास भी अपने स्ट्रेस हैं। बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि वो उसको पता नहीं लग रहा या वो उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी तो उन स्ट्रेसेस को फील कर रही है। वो बड़ा होता है, वो छोटा बच्चा जिसको मम्मी चॉकलेट नहीं खाने दे, ये उसका अपना स्ट्रेस है भैया। जब आप छोटे थे, स्कूल में जाते थे, वो टीचर गुस्सा कर, ये अपना स्ट्रेस था, होमवर्क करने वाला। करेक्ट था कि नहीं था? सही बात है। मम्मी पतंग नहीं उड़ाने दे रही, खेलने नहीं दे रही, ये अलग स्ट्रेस है। उसके बाद और प्रेशर हुआ, फिर नौकरी ढूंढने का अलग स्ट्रेस था, सेटल होने का लाइफ में एक अलग स्ट्रेस था, फिर पेरेंट्स के लिए कुछ करने का एक अलग स्ट्रेस है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, मेरे पास ये। तो जीवन के हर फेज में स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस शक्ल बदलता जा रहा है। और अगर हमने ये शक्ल बदलने को पहचान लिया और अपनी एबिलिटीज को डेवलप किया, तो मुझे लगता है हम लाइफ में कुछ भी कहावत जब मैं 8th 9th में हुआ करता था, तो टीचर्स, मम्मी पापा, टीचर सब बोलते थे कि बस 4 साल मेहनत करनी है। 8th 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल कर लो, उसके बाद सुकून की जिंदगी है। 12th की, उसके बाद बीटेक में गए, फिर से सुना। तो ये आई गेस हर फेज में स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है, नेक्स्ट लेवल होता है। आपको बस सीखना पड़ेगा कैसे मैनेज करना। सर, हम लोग स्ट्रेस को अगर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, जो आज के दिन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इंडिया डायबिटीज़ कंट्री बन चुका है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पॉपुलेशन इंडिया में है। और सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, आप कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां कहो तो वो सब इंडिया में हो रही, चाहे BP हो, ओबेसिटी हो। तो ये सब भी क्या स्ट्रेस के कारण ही हो रही हैं या फिर इनका कुछ और कारण है? देखिए,
अभी जितनी भी डिजीजेस हैं, इनको हमको अगर हम थोड़ा समझ रहे हैं ना, इनके पीछे की साइंस को समझे, डिजीजेस दो तरह की होती हैं। एक डिजीज जिसको हम बोलते हैं एक्यूट इलनेस, एक होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट का मतलब है अभी अभी हुई, अभी अभी ट्रीटमेंट चाहिए। बुखार मतलब कोई वायरस आया, कोई पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई आपका कट लगा बॉडी में, ये एक्यूट है। एक है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है वो चीज जिसको पैदा होने में 6 महीने, 8 महीने, साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल भी लगे हो सकते हैं। अच्छा। धीरे धीरे बिल्ड हुई है। तो जो चीज धीरे धीरे बिल्ड हुई है वो बॉडी के कारण बिल्ड नहीं हो रही है, वो बिल्ड हो रही है आपकी मानसिक स्थिति के कारण, या फिर जो हमारा खाना पीना गलत हो चुका है, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट। कोई इंसान किसी नशे को कर रहा है, वो आज नहीं पता चल रहा, आज तो प्लेजर लग रहा है कि नशा करके तो सो गए भैया, आनंद आ गया, लेकिन ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि यार ये मेरी बॉडी के अंदर, ये मेरी किडनी को ईट कर रहा था, ये मेरे, वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन राक्षस की तरह आपने एक बार नशा किया और वो खत्म कर, नहीं, क्रॉनिक है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो जब कोई चीज एक्यूट है, वो एक अलग डिजीज का रूप है, उसको आपको एकदम से ट्रीट करना है। लेकिन जो चीजें धीरे धीरे बिल्ड हो रही हैं, तो स्ट्रेस उसी कैटेगरी में आता है कि स्ट्रेस धीरे धीरे आपके अंदर वो डेंट लगाता जाता है, रोज बर रोज। वो एकदम से दिख तो रहा है कि स्ट्रेस में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, या मेरे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें हैम्पर हो रही हैं, लेकिन वो शरीर के अंदर भी बहुत कुछ धीरे धीरे डेंट लगाता रहता है। और यही कारण है कि जैसे आपने बोला कि इंडिया वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, यही कारण है कि इतने सारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। जो कि ऐसा नहीं मैं बोलूंगा पुराने जमाने में स्ट्रेस नहीं होता था, अरे नहीं, उनके अपने चैलेंजेस थे, बिल्कुल सही बात। लाइट नहीं है, शाम को बैलगाड़ी पे ट्रेवल करना है, खेती करनी है, मतलब खेती करनी है, बहुत हर तरह का स्ट्रेस था। लेकिन उनका जो कॉप अप मैकेनिज्म था वो हम लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। अगर मैं ये कहूं तब इलनेसेस नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन उनकी इम्यूनिटी हम लोग से ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो चीजों को ओवर पावर कर जाते थे। तो हम अगर ये देखें कि क्या आज के टाइम में स्ट्रेस बढ़ गया है, नहीं, हमने इसको ग्लोरीफाई ज्यादा कर लिया है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रेस में हूँ, होमवर्क ज़्यादा मिल गया है, या फिर चॉकलेट नहीं मिली खाने के लिए, मतलब छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस आने लगा, जिन पर स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम यही बात करें तो इनको हम सिखाएं कैसे कि स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइफ है, जैसे आपने बताया कि लाइफ है, एक स्ट्रेस खत्म होगा दूसरा चैलेंज आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा चैलेंज आएगा, डेथ बेड तक आपके लाइफ में चैलेंज आते ही रहेंगे। तो ये हम बच्चों को सिखाएं कैसे कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, उससे लड़ना है। हाउ टू बिल्ड दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। एक कोई व्यक्ति, किन्हीं को मैं बोलते हुए सुन रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि भैया अब मेरा अंत समय आ गया है जीवन का, तो अब क्या मैं राम नाम लेना शुरू कर दूं? तो उन्होंने बोले कि ये अंत समय का जो राम नाम है ना, ये बिल्कुल लिया नहीं जाएगा, अब तो वही लिया जाएगा जो जीवन भर दोहराया है। अगर जीवन भर मन में वासना भरी रही थी, तो अब वही विचार प्रकट होने वाले अंत समय में। ये ऐसा कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होगा कि एकदम से अब जो है, आप कोई बोलता है सर दुख के बहुत क्षण में हूं, अब मैं क्या करूं? मैं कहा अब कुछ नहीं किया जाएगा, जब सुख के क्षण में थे तब करना जरूरी था, ताकि दुख के क्षण कम लगे या कम है। ठीक उसी तरह जब हम बोलते हैं कि बच्चों को क्या करवाएं, तो वो हम उस स्टेज पर पहुंच के पूछते हैं जब वो स्टेज इतनी गुजर चुकी होती है कि सबकॉन्शियस में हमने बड़े सारे इम्प्रिंट बना दिए। फिर उसके लिए हमको सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला स्टेप तो ये था कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टफ टाइम, थोड़ी सी एजिलिटी बिल्ड करने के लिए मोड एक बचपन से ही दें। उनको जितनी हमने, मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि जो चीजें हमारे पास नहीं थी वो हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को देंगे। जो भी टफ, जो भी मतलब हमारे पास खिलौने नहीं थे, आज के पेरेंट आप देखो वो सोचेगा कि अच्छे से अच्छा टॉय, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड, और ये जो कपड़े हमारे पास नहीं थे, अच्छे से अच्छा नया कपड़ा, नई बेडिंग। हमारे पास सर जो स्कूल का बैग होता था, कई बार मतलब 2-2 साल तक वो चेंज ही नहीं होता था, फटा हुआ बैग चलाते थे हम मोची से सिलवा के। आज एक सेशन में ही एक बच्चा 3 अलग-अलग बैग बदल के नए लेकर के जाता है। सही बात। हमने ये तो सोचा कि जो हमारे पास नहीं था हम अपने बच्चे को दें, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हमारे पास था वो भी दें? हमारे पास जो टफनेस थी, हम जो मिट्टी में खेलते थे, आप यकीन मानो, मेरी बेटी छोटी थी, एक बार बीमार हुई, मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर के गया और बहुत बीमार थी, मैं परेशान किए क्या हुआ, तो डॉक्टर ने, बड़े अच्छे डॉक्टर, उन्होंने, जानते हैं क्या, उन्होंने दवाई नहीं दी, उन्होंने बोला बेटा, वो बच्चे से बात कर रहे हैं, बेटे क्या खाना पसंद है? वो बोली आइसक्रीम। मैं कहा जी इसका गला खराब है, आइसक्रीम। बोले 1 मिनट,
बच्चे से बात करने दो। अच्छा मैंने कहा अच्छा जी। बोले क्या खाना पसंद है? टॉन्सिल्स थे, उसमें आइसक्रीम ठीक है कि आप खाते हो तो आपको रिलीफ होता है। बोले क्या खाना पसंद है? आइसक्रीम। मैं कहा जी नहीं खिलानी। बोले खिलानी है, पहले उसका मन खुश करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ 1 किलो आइसक्रीम खिला दो, हाँ। पहले उसको ये बताओ कि हाँ बेटा तुमको पहले उसका मन खुश करने की जरूरत है। हाँ। और दूसरा वो बोले कि आपके शहर में कहीं कोई ऐसा है जहाँ कचरा वचरा होता हो थोड़ा? मैं कहा हाँ जी। आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल लिटरली मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। हाँ। मैं कहा हाँ जी। बोले थोड़ा सा वहां ना घुमा के लाया करो। हाँ। क्यों? इम्यूनिटी बिल्ड होगी। इम्यूनिटी? अरे सर आपने कभी जो ये सड़क पर मजदूर जो सड़क हाँ, बना रहे मैं होते अभी हैं, बोलने इनके वाला था, बच्चे yes। उनके ऊपर ओढ़ने वाली चुन्नी के अंदर झूल करके पल रहे होते हैं सर। एंड फीवर हो रहा होता है तो भी पल रहे हैं सर मैं देखो इसको कंडेम करना बड़ा आसान है, जो मैं बात बोल रहा हूं बहुत आसान है। हाँ। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए ना कि हम डिजीज को अवॉइड नहीं कर सकते आज के भाग दौड़ भरे जीवन में, हम एक काम कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं। कोविड से कौन सरवाइव किया मुझे बताओ? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। बिल्कुल। बड़ी से बड़ी बीमारी से कौन हैंडल कर जाता है? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। स्ट्रेस से कौन हैंडल कर जाता है? जिसकी मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग है। मेंटल इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जिसने जीवन में 20-25 बार वो चैलेंजेस को फेस किया हुआ है, उसकी मेंटल इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है। अब वो मेंटल कोई चैलेंज है, वो उसके अंदर के जो मेंटल, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो वाइट ब्लड, मतलब बोलने को बोल रहा हूँ, उसके मेंटल वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होके कहते हैं भैया ये क्या चीज है? अरे मैंने तो 5 दिन ऐसे गुजरे थे कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैं तो स्टेशन पर भी सोया हूँ भैया, मैं तो ट्रेन में ऐसा ट्रेवल किया है कि टॉयलेट के साथ सो करके निकलना पड़ता था। तो ये आज अगर एक शंकर जी की एक वो शंकर विवाह में एक बड़ी अच्छी लाइन आती है, मुझे आज भी याद आती है, मेरे जीवन का बड़ा बढ़िया मतलब मोटिवेशन का स्रोत है। किसी ने शंकर जी को जब लंका छिन गई और लंका का वो ले गए सब वो, तो किसी ने कहा कि ये तो तुम्हारी सोने की लंका छिन गई, अब क्या करोगे? तो बड़ा ध्यान से सुनिए क्या क्या लाइंस किसी खूबसूरत लिखने वाले ने लिखे हैं। वो कहते हैं, उसे शंकर भगवान बोलते हैं उसको, बोलते हैं उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। सही बात, क्या बात है सर, क्या बात। बिल्कुल सही। तो बोले मैं तो पहले भी यहीं बैठता था, फिर यहीं बैठ जाऊंगा। मैं तो बैठा कब वहां जाके, मैं तो पहले भी यहीं था, मुझे कौन नीचे गिरा सकता है? तो जो इंसान उस इम्यूनिटी को बिल्ड कर चुका है, तो बच्चे को हमको वो धीरे धीरे मेंटल टफनेस, सर मतलब जो चीजें मैं कहता हूं उनको देना चाहिए। जो हमारे पास कमी थी वो हर एक माता पिता का अधिकार है उसको दे, लेकिन जो हमने चैलेंजेस फेस किए वो चैलेंजेस भी थोड़े थोड़े पुश करते रहने चाहिए। सर लाइट नहीं होती थी, हाथ वाले पंखे आधा घंटा घंटा घुमा के हाथ थक जाता। आज तो चलो वो सिनेरियो नहीं है कि आज ऐसा दिक्कत हो, कुछ ऐसे परेशान, लेकिन क्या ऐसा हम थोड़ा सा अपने बच्चे को कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सके, सिर्फ गाड़ी में सफर ना करें, कभी कभी बिना एसी के रह सके। हाँ सर, हमारे पिताजी बाहर वो जो क्यारियां बनाई होती थी जिसमें गाजर मूली खुद उगाते रहते थे और गार्डनिंग हल्की फुल्की सी करते रहते थे, हमारा भी मन करता था कि थोड़ा सा जाके हम भी मिट्टी में खेल लें। आज हमारे बच्चा मिट्टी को टच करता है, वो डस्ट एलर्जी हो जाएगी, इसको छेड़ो मत। ट्रू। और वो हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हो भी जाएगी क्योंकि आपने उससे इम्यूनिटी बिल्ड ही नहीं की, बचपन से ही नहीं बिल्ड की। यस, एक बच्चा आज 8th 9th 10th क्लास में हो जाता है, उसको ये नहीं पता कि चेक भरना कैसे है। उसको भेजो ना, एक वैसे ही दे के भेजो कि पापा का चेक जाओ बैंक में लगा के आओ बेटा। 10th क्लास के बच्चे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिल्कुल कि ये घर का छोटा मोटा काम है, जो आपने खाना खाया एटलीस्ट आप अपनी प्लेट उठा। आज माता पिता इतना भी एफर्ट नहीं बच्चे पे डाल रहे हैं कि वो अपनी प्लेट उठा करके भी किचन में रखा है, तो तुम बैठे रहो, करेक्ट, हम कर देते हैं। तो छोटा छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हल्का फुल्का सा बर्डन, जिसको हम मॉडरेट स्ट्रेस, हेलो हम इसको स्ट्रेस नहीं बोल रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मॉडरेट स्ट्रेस इंसान के इम्यूनिटी के उस फेज के बिल्ड होने के लिए जरूरी है, जो हमको उस बच्चे पे डालना चाहिए। उन्हें टफ बनाना पड़ेगा बेसिकली। कल मैं और भैया ही बात कर रहे थे हम सफलता के ऊपर, थोड़ा सक्सेस के ऊपर, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि बच्चों को सब कुछ दो बट भूख जरूरी है। अगर उसके अंदर हंगर नहीं रहा ना तो वो हंगर को कभी चेज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ भी किया तो जो बचपन में मुझे नहीं मिला ना, मेरा ऐसा मानना है, तो वो बंदा वो चेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बचपन में पैसा नहीं मिला, टॉयज नहीं मिले, सो आई वुड प्रेफर कि अब अपने पैसों का मैं वो करूँ, मैं मेहनत करूँ तो ताकि पैसा कमाऊँ। तो जितने भी बच्चे बिल्ड हो रहे हैं उनके अंदर हंगर पैदा करना जरूरी है। बिल्कुल भूख रहेगी तब वो कुछ कर पाएंगे या फिर उस चीज को चेज करेंगे। अगर सब कुछ हम उन्हें बचपन में ही दे देंगे तो उनके पास एक हंगरनेस नहीं रही कि आप चाहिए क्या मुझे लाइफ में।
और वो हमने वो फेज भी नहीं देखा ना कि वो पाते कैसे हैं, हाँ क्योंकि हमको कुछ भी लेने के लिए सर स्ट्रगल करना पड़ता था, करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट। है ना। आज वो बच्चे के लिए वो पेरेंट्स को कन्विंस करने का भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता बच्चे को। पापा बोल दिया, पापा ये करो हाँ, मिल गया। वो करो, मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं देना है, दो, देना है। लेकिन उसके साथ साथ जो देना चाहते हो उससे कोई इनकार नहीं है, हाँ। लेकिन जो नहीं देना चाहते मेंटल टफनेस, उससे मुझे इनकार है कि वो भी जरूर देना छोटा चाहिए। छोटा टफनेस भी देना जरूरी सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें आपने कहा है कि सिर्फ अपनी मन की ताकत से आप अपनी बीमारियों को हील कर सकते हो। और जैसे आपने अपनी बेटी का एग्जांपल दिया कि आइसक्रीम वाले भैया कहते हैं कि पहले इसका मन खुश करो, तो क्या मन खुश करके या फिर अपने मन की ताकत से बीमारियों को हील किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी आपका। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा कि बीमारी बेसिकली है क्या। हमारी बॉडी एक स्टेट में रहती है जिसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि नेचुरल स्टेट जिसमें कोई डिसईज नहीं है। ओके, डिस इज, हम ईज में रहते हैं, डिसईज में नहीं रहते। हम जब हमारी बॉडी जिस नेचुरल प्रोसेस को फॉलो कर रही है, जब वो उस प्रोसेस से हटती है, जब वो ईज में नहीं रहती, तो हम डिस ईज के मोड में जाते हैं। बीमारी बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी तंत्र काम कर रहा है उसका प्रॉपरली काम न कर पाना डिजीज है। डिजीज, या समझ रहे हैं। या फिर कोई ऐसा इन्वेडर जिसने हमको अटैक कर दिया, मतलब कोई बाहर से वायरस आ गया, पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कोई भी चीज हमारे अंदर किसी ने अटैक किया, वो भी डिजीज तब बनती है जब हमारा शरीर इतना कैपेबल नहीं है कि उसको हैंडल कर सके। अब बहुत से लोग आपने देखे होंगे, ठीक है सर्दी जुकाम है, खांसी है, पर आपको पता नहीं, शायद वो कोविड लेके घूम रहा था, लेकिन अंदर शक्ति ऐसी थी, इम्यूनिटी ऐसी थी कि वो कह रहा है हाँ ठीक है, निकल रहा है, काम पे बहुत चले, सारे क्या लोगों ने हुआ? कोविड के कोविड समय के में फेज दिखाई है। में आई डोंट नो, जितने भी लोग मतलब बाहर जा रहे थे या कुछ हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि कोविड हो रहा है, कोविड हो रहा है। मैं उस कोविड के फेज में चारों धाम की यात्रा करी है एंड मेरे को कोविड पकड़ा तक नहीं। तो आई गेस ये हम ध्यान भी नहीं दे रहे ना उस चीज़ पे। तो लोग, छोटी सी चीज़ हो रही थी, लोगों को लग रहा था कोविड हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं था। मैंने कहा अगर बुखार हुआ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। कह रहे थे डिस इज। हाँ, ये थोड़ी मेंटल चीज़ है, लोगों को मेंटल लगता चीज, है। कंप्लीटली मेंटल चीज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वो वायरस अटैक ही नहीं किया होगा कि आप कोई सुरक्षा कवच लेकर के साथ में चल रहे थे, नहीं हो Immune सकता है system, पता ही ना चला हो, पता ही ना चला हो। बॉडी को पता ही ना चला हो। कई बार कुछ लोगों को जो फीवर होता है लगता है हाँ शरीर टूट सा रहा है, लेकिन ठीक है, आनंद आ रहा है इसमें भी, करेक्ट। कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग वो मेंटल जब ले जाते हैं, मतलब मैंने स्पेशली कोविड में ये चीज देखी कि बहुत से लोग जब उसको मेंटल एक इलनेस के तौर पर ले गए ना कि अरे तुम्हें तो कोविड हो गया यार, ये वर्ड वो, अरे यार कोविड हो गया, बहुत डरावना माहौल था उस समय। वो डर जो था ना, मतलब आधी से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, आधी से ज्यादा जो दिक्कतें आई लोगों को या जो कुछ लोगों को कैजुअलिटीज हुई, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर डर का कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा, क्योंकि डर सीधा आपके दिमाग पर अटैक करता है। और ये आज कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आज साइंस की एक मेडिकल की एक नई स्ट्रीम जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। साइकी मीन्स हमारा ब्रेन, न्यूरो मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी मीन्स हमारी पूरी इम्यूनिटी का तंत्र। वो ये प्रूव करता है कि हमारी साइकी, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस पूरी हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। वो इंसान जो स्ट्रेस में है, उसकी इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोग्राम हो जाते हैं कि भैया नहीं। और वही इंसान जो यहाँ मानसिक तौर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जिसको आप व्हाइट ब्लड सेल्स, या हमारी बॉडी में जितने भी 15-20 तरह के सेल्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, रेड ब्लड सेल्स हो, हमारे स्किन सेल्स हो, जितने सेल्स हैं, ये सब अपने आप में एक चलता फिरता जीव हैं। इनके पास अपना पूरा एक मैकेनिज्म है। एक सेल के पास जो उसके 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म, उसका इंटरनल डीएनए जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, अपने आप में एक जीव है पूरा का पूरा। तो वो जो जीव है जिसकी अपनी मेमोरी है, जिसका अपना, जिसके अंदर डीएनए है, जब आपकी मेमोरी में आप चीजें प्रोग्राम हो जाते हो सोसाइटी समाज से, तो आपका एक सेल आपके भाव दशा से क्यों प्रोग्राम नहीं हो रहा है, उसको भी पता चल रहा है कि भैया। और ये आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी प्रूव करती है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, आपके हैप्पीनेस के लेवल्स भी आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। मतलब आप खुश हो तो आप बीमारी को भगा सकते हो। भगा सकते हो नहीं, मैंने ऐसा सैकड़ों लोग देखे हैं। आप किताबें पढ़िए, कई बार आप लुइस है की बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। आप एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस पढ़िए, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। आप पढ़िए यू आर द प्लीसिबो। आप पढ़िए बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। आप पढ़िए बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन।
ये सब ये कोई आम, ये जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ ना, I've read it. ब्रूस लिप्टन की पढ़ी ये आप ये जो लोग बता रहा हूँ, ये भैया आम आदमी नहीं है, ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़िए, हाँ, ये सब डॉक्टर्स हैं। और बहुत सालों की आप, रिसर्च हाँ जी सर, आप डॉक्टर बर्नी सीगल को पढ़ो, एक बुक है, मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ यार, डॉक्टर बर्नी सीगल को पढ़ो। मेरे इवेंट में लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर एक कोई बुक आपको रिकमेंड करनी है, मैं कहा एक नहीं, मैं 2 जरूर करूंगा, एक पढ़िए डॉक्टर जो डिस्पेंजा को और एक पढ़िए डॉक्टर बर्नी सीगल को। बुक है लव मेडिसिन मिरेकल, कि कैसे लव एक ऐसी मेडिसिन बन जाता है जो आपके लिए मिरेकल कर सकता है। लोगों ने अपने कैंसर्स तक को हील किया, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस तक को हील किया। कैसे? कि वो जो लव की कमी थी, वो जो प्लेफुलनेस, जो हैप्पीनेस की कमी थी, क्योंकि आपकी यहां की मनोदशा, आपकी मेंटल स्टेट आपके एक एक सेल को प्रोग्राम कर रही है, रिपेयर भी कर रही है। अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, वही रिपेयर भी कर रही है, वही बीमार भी कर रही है। करेक्ट। तो अगर वो मनोदशा बदल ली, जो कि लव से, हैप्पीनेस से, ब्यूटीफुल इमोशन से की जा सकती है, तो मुझे लगता है आपकी इंटरनल स्टेट बदल जाती है। सर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मान लीजिए किसी को डिजीज़ है कोई ना कोई, है ना, तो क्या प्रोसेस हो सकता है, ताकि अगर मेरे को अपनी कोई डिजीज़ सही करनी है तो मैं क्या प्रोसेस ऐसा फॉलो करूं ताकि मुझे ये सारी चीज़ें ना आए? हैप्पीनेस तो एक तरीका हो गया, इसके अलावा ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जो मैं फॉलो कर सकता हूँ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं थोड़ा अपने अंदाज में बताना चाहूँगा। जो डिजीज़ है, जैसे मैंने अभी बोला, बेसिकली डिजीज़ क्या है कि हमारे तंत्र, हमारा जो शरीर है, हमारा मन, जो हमारा माइंड और हमारी बॉडी है, इसका एक हार्मनी में ना होना डिजीज़ है। यानी मेरे सेल जो है वो एक किस्म का प्रोटीन बना रहे हैं लगातार कुछ काम करते रहने के लिए। हाँ जी। जैसे मेरी स्किन सेल्स हैं, ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कोलाजन बोलते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन बनता है जिसको हम केराटिन बोलते हैं। हमारा हर एक सेल कुछ ना कुछ प्रोटीन बना रहा है, अपना काम कर रहा है। हमारे रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म और जो भी चीजें बना रहे हैं, चीजें, हर कोई तंत्र का प्रोसेस पूरा वो हार्मनी में नहीं है, तो हम डिसीज में जाते हैं कि या तो उन्होंने अपना प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, हाँ, या फिर वो गलत प्रोटीन बनाने लगे, हाँ, या फिर हमारे सेल, जिसको हमने ऑटो इम्यून डिजीज बोला, कि हमारी इम्यूनिटी ऑटो मोड पर चली गई और कंफ्यूज हो गई। कैंसर भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, डायबिटीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एलर्जी भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, कि हमारी इम्यूनिटी को जो रिएक्ट करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब थोड़ा ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब कि जो हमारी, सरल भाषा में समझाता हूं, कि कई डिजीज ऐसी होती हैं जिनसे कॉप अप करने का मैकेनिज्म हमारी इम्यूनिटी के पास ऑलरेडी होता है। अच्छा, जैसे अगर आपने पहले ये नहीं सुना तो आप सुन करके हैरान होंगे कि हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक की बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। ओ, हर एक की बॉडी में ये लगातार बनते रहते हैं। वो सेल जो डेड हो गया, या वो सेल जो अपना काम करना बंद कर रहा है, या जो अनवांटेडली म्यूटेट हो रहा है, 3-4 तरह के कैटेगरी के सेल आते हैं, हाँ, वो हम सब की बॉडी में। लेकिन हमारे पास एक पावर है, हमारे दिल के ठीक पास यहाँ एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड एक व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स को रिलीज करता है, और वो टी लिम्फोसाइट्स उस कैंसर सेल के अंदर जाकर, इसको एटोप्टोसिस का प्रोसेस बोलते हैं, ऐसा करके उस सेल की डेथ कर देता है। अच्छा, मैकेनिज्म है, यूनिवर्स ने बिल्ड किया हुआ आप ही के अंदर। लगातार कैंसर सेल्स बन रहे हैं और उनको लगातार वो टी लिम्फोसाइट्स डेड भी हो रहे हैं, खत्म भी हो रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो व्हाट इज डिजीज? डिजीज का मतलब कि आपकी बॉडी अब हार्मनी में नहीं रही। वो जो सेल्स थे वो तो अभी भी बन रहे हैं, लेकिन वो जो थाइमस ग्लैंड ने काम करना बंद कर रखा है। क्या कारण क्या हो सकते हैं सर, क्यों बंद कर सकता है ये? देखो, इसके कारण अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो एक ही कारण पता है, कि ये जो हमारा ग्लैंड है, ये हमारे हार्ट चक्रा के बिल्कुल पास है। हमारा हार्ट जो है ये हमारा सेकंड ब्रेन है। हमारे पास 3 ब्रेन होते हैं, एक यहाँ और एक हमारे गट में, गट ब्रेन बोला जाता है गट को। 3 ब्रेन है हमारे पास। और जैसे हमारा जो ये ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। और हमारे दिल में जानते हैं कितने न्यूरॉन्स हैं? ओनली 40,000। अच्छा, लेकिन न्यूरॉन्स हैं, ओके, वो सेम वैसे ही न्यूरॉन्स जैसे हमारे माइंड में होते हैं। लेकिन आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक तरफ और ये 40,000 की सेना एक तरफ। और ये 40,000 की सेना जो आपके दिल में जो न्यूरॉन्स हैं, जो ये न्यूरॉन्स जो आपके थाइमस ग्लैंड को सिग्नल देते हैं, ये न्यूरॉन्स किससे एक्टिवेट होते हैं जानते हैं? सिर्फ लव के इमोशन से, पीस के इमोशन से। आप एक बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। उन्होंने उस बुक में बकायदा लिखा है कि किस व्यक्ति ने कैंसर डेवलप किया, जिसके जीवन में वो इतने ज्यादा ग्रीफ में, इतना उसका दिल रोया है जी, आत्मा रोई है,
ऐसी दिक्कत में वो चला गया कि उसकी आत्मा रोई, या फिर उसके जीवन से वो लव जो था, जो मोहब्बत की वाइब्रेशंस थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद वो उस डिजीज में गया है। बिल्कुल, मुन्ना भाई एमबीबीएस में है ना कि मैंने जिंदगी भर गुटखा नहीं खाया, पान नहीं खाया, किसी लड़की के पास भी नहीं गया, उसके बाद भी मुझे बीमारी क्यों हो गई। और यही नॉर्मन कजन जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में, उन्होंने डॉक्टर से यही पूछा कि कुछ गलत नहीं किया, मुझे ये 36 पेन किलर्स, ये मेरे को ये दिक्कत क्यों हो रखी है। डॉक्टर ने बोला कोई पेनफुल मेमोरी पड़ी है यहाँ? बोला हाँ जी, बचपन में एक चीज। बोला बचपन में हुई थी? बोला हाँ बचपन में हुई थी, लेकिन आज भी रोज याद करता हूँ उसको। वो बोले हुई तो एक बार थी, तुम उसको 20 साल से जी रहे हो। किसी ने एक बार गलत किया था, तुम रोज अपने साथ गलत कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो इमोशंस जो लव के इमोशंस होने चाहिए थे, जो आपके थाइमस ग्लैंड को लगातार ये सिग्नल देते रहते हैं कि ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल, काम करते रहो, लगे रहो भैया। अच्छा, आपका कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड खराब हो तो आपका काम पे जाने का दिल नहीं करता? बिल्कुल होता है कि नहीं? अक्सर होता है। तो ये भी तो एक जीव है जो सेल आपके अंदर है। आपका मूड खराब है, इनका भी काम पे जाने का दिल नहीं करता। इनका निजी करेगा तो हम तो इनका भी दिल नहीं करता, तो ये गलत प्रोटीन बनाने लगते हैं। ये प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं, कई सेल्स की अनवांटेडली डेथ होने लगती है। कई सेल्स जो होते हैं वो टूट करके सिंगल हो जाते हैं, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं बॉडी की। इन्फ्लेमेशन क्या है? बेसिकली फ्री रेडिकल्स का बनना क्या है? फ्री रेडिकल का मतलब, फ्री का मतलब जो सेल फ्री हो गया, फ्री मतलब सिंगल हो गया। हाँ जी, सिंगल और फ्री एक जैसा होता है। जो जोड़ा है वो फ्री नहीं होता। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात। जो सिंगल है वो फ्री होता है। तो सेल सिंगल हो गया, यानी उसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। अब नेगेटिव रह गया, अब खाली पॉजिटिव रह गया या खाली पॉजिटिव? अच्छा, ओके। नेगेटिव नहीं रहा। नेगेटिव हमको मिलता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम नेगेटिव चार्ज आयन्स लेते हैं, जो हमको एंटीऑक्सीडेंट से मिलते हैं, अर्थिंग से मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं। नंगे पांव जमीन पर चलो, नेगेटिवली चार्ज आयन्स मिलते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वो सिंगल सेल घूम रहे हैं ना कुंवारे, वो सब जोड़े में आ जाएंगे। अब वो सिंगल नहीं रहे, जोड़े में आएंगे तो काम करेंगे। जोड़े नहीं, काम नहीं करेंगे। काम तो वो पहले भी कर रहे थे। अच्छा, वो पहले क्या कर रहे थे, बाकी सेल्स को भी सिंगल बना रहे थे। तो अब वो कुछ उनके पास काम आ गया, तो अब वो दूसरे को डिस्टर्ब अब नहीं उनको करेंगे। किसी ने घर बिठा लिया, भाई घूमने नहीं जाना, फालतू में किसी दूसरे का घर नहीं तोड़ना। वो पहले दूसरे सेल्स को भी तोड़ रहे थे, सिंगल कर रहे थे। और वो सिंगल करने का मतलब है कि उन सेल्स को भी वो फ्री रेडिकल बना रहे थे। और फ्री रेडिकल हमको इन्फ्लेमेशन देता है बॉडी में। समझ गया। इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी डिजीजेस का, कैंसर का और बहुत सारे कारणों का। जितनी बॉडी में पेन्स हैं वो होती इन्फ्लेमेशन के कारण है, ज्यादातर उनमें से। तो अब इन्फ्लेमेशन नहीं रही, आपने सेल्स को दोनों वो कर ली। तो बेसिकली हम अगर वापस यहां पर आए कि हमारी बॉडी एक हार्मनी में, एक स्टेट में रहती है, उस स्टेट को जैसे ही हमने डिस्टर्ब किया, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, जिसको हम 2-3 तरह से कर रहे हैं। एक हम अपने गलत खाने पीने से कर रहे हैं, और दूसरा हम अपने गलत खाने पीने से कर रहे हैं। सर, खाने पीने का नहीं, मैंने बोल दिया, एक हम गलत खाने पीने से कर रहे हैं और दूसरा भी गलत खाने पीने से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो दूसरा गलत खाना पीना है वो दिमाग के लिए गलत खाना है। हाँ, एक बॉडी का खाना है, एक दिमाग का खाना है। दिमाग का खाना है विचार, दिमाग का खाना है कैसा एटमॉस्फेयर, कैसी वाइब्रेशंस में आप हो, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। एक व्यक्ति को आप नोट करके देखिएगा, कभी जीवन में कभी भी प्रयास कर लेना ये कि 5 मिनट के लिए ना पूरा इंटेंस गुस्सा करो किसी को, वो चिल्ला के पूरा, और अपना बीपी नोट करवा लेना। आप महसूस करोगे कि यार अंदर ना कुछ फटने से वाला है। और वहीं आप 5 मिनट अपने बच्चे के साथ खेलो, आनंदित भाव के साथ, मस्ती के साथ, फिर अपना बीपी नोट करवा लो। अगर बड़ा हुआ है तो आप कहोगे यार कुछ तो बदल गया। तो अगर 5 मिनट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 मिनट में पूरे शरीर का तंत्र बदल जाएगा, लेकिन अगर 5 मिनट में ही आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो ये अगर 4-5 महीने तक हम अपने इमोशंस को, हम अपने भाव दशा को, हम अपनी हर चीज को बदलें। हमारे इवेंट में पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो 5 दिन हमारा इवेंट होता है, फिजिकल इवेंट, ऑनलाइन, दोनों तरह के होते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स वहां आते हैं, वो पहले दिन ही वो बोलते हैं सर कि ये जो माहौल मिला ना, ये पूरी जिंदगी में मिसिंग था कहीं, ये मोहब्बत मिसिंग थी, ये लोग मिसिंग थे लाइक माइंडेड, जो सब एक ही जर्नी पर हों, ये जो आपने वाइब्रेशंस दिए, वाइब्रेशंस मिसिंग थी। तो वो पहले दिन से ही स्वस्थ महसूस करना शुरू करते हैं। और ये कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट जो उनको देता है ना कि ऑल इज वेल चाचू, यस, एक पॉजिटिव कम्युनिटी सबको चाहिए होती है। आपने अभी एक बात बोली कि जो 40,000 यहाँ पर सेल्स होते हैं, वो दिमाग के 80 बिलियन सेल से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर एक मीनिंग निकल के आता है, लोग कहते हैं दिल की सुने या दिमाग की, तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, दिल और दिमाग दोनों अपना अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आपको किसी भी
बिजनेस में, किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब अगर मुझे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है कि एक नया 16 Pro Max का फोन आया, क्या मैं ये लूं या ना लूं, तो अब अगर मैं अपने दिल की सुनूंगा तो मैं चूना लगवा लूंगा। समझ रहे हो? खुशी के लिए सिर्फ, क्योंकि मेरा दिल तो बोल रहा है कि भैया ये तो तेरे पास होना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है भाई इसके लिए जो EMI बंधेगी वो कहां से देगा। कुछ डिसीजंस जो बाहर की दुनिया के हों वो दिमाग से जरूर लेने चाहिए, कुछ डिसीजंस जो आंतरिक दुनिया के हों, पारिवारिक माहौल के हों, बच्चों के लिए हों, उनमें दिल का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और दिल जो 40,000 न्यूरॉन्स मैंने बोले ना, इनको ऑटो मोड पे काम करने दो, इनको अपने वश में मत करो। जो डिसीजन दिमाग से लेना है दिमाग से ही लो। दिल के जो डिसीजंस हैं वो आपके शरीर के लिए, आपको लव के ब्यूटीफुल हार्मोन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए ये लेता जा रहा है। आपको पता चल रहा है कि जो आपको लग रहा है ना कि ये दिमाग से लिया है, उसमें भी पता नहीं कौन सा ऐसा इमोशन था जिसने आपके लॉजिक को जस्टिफाई कर दिया कि तुम्हारा लॉजिक ठीक है। सही बात है। और वो लॉजिक हो सकता है, वो इमोशन हो सकता है दिल से निकल होता करके है, आया होता है। सर बिल्कुल अभी सही। आपने बताया कि आप एक क्लोज्ड वर्कशॉप करते हैं, जहाँ पर कि लोग आते हैं और एक जॉयफुल ज़िंदगी जीते हैं, एक अच्छी हार्मोनी में ज़िंदगी जीते हैं। तो वहाँ पर ऐसा क्या कराते हैं कि जिससे कि लोग बड़ा प्यार करते हैं और वहाँ पर लोग नाचते हैं? ऐसा क्या होता है वहाँ पर? आशीष जी, कई लोग मेरे से ये पूछने आते हैं, वो बोलते हैं कुछ वर्कशॉप का सर क्या नाम है उसका? उस वर्कशॉप का नाम है नो दाई सेल्फ। अच्छा, अपने आप को जानो। अपने आप को जानो, खुद को जानो। अब मैं, कई लोग मेरे से बोलते भी हैं सर आपसे मिलना हो तो आपके वर्कशॉप में आ सकते हैं। हाँ। मैंने कहा जी मुझसे मिलना हो तो कहीं भी मिल सकते हो, अगर खुद से मुलाकात करनी हो तो जरूर आना। अरे वाह, क्योंकि वहां आपकी खुद से मुलाकात होती है। वो जो जीवन 20, 30, 40, 50, 60 साल का गुजर चुका है, उसमें ये जाना नहीं कि मैं कौन हूं। ये दाई वर्ड कहाँ से आया सर? ये सर बहुत पुराना ग्रीक वर्ड है। हाँ। नो योर सेल्फ की जगह पहले जो एंशिएंट ग्रीक्स, उनमें जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो ग्रीक से निकल करके आई, वहां से ये वर्ड आता है कि खुद को जानने के लिए। तो वो योर सेल्फ, ऑन सेल्फ की जगह वो दाई वर्ड का यूज करते थे। तो वो दाई सेल्फ उसको इस तरह से, कितने भी आप एंशिएंट ग्रीक वो या जो भी पुराने जैसे बेबीलोन की बुक्स आती थी वो सब पढ़ोगे तो उसमें आप दाई वर्ड का बहुत ज्यादा यूज देखोगे। नो दाई सेल्फ यूज करते थे। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो इवेंट में कई लोग पूछते हैं कि भैया आपसे मिलना, मैं कहता हूँ अपने आप से मुलाकात करनी है तो आओ, क्योंकि मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ जो पिछले कई सालों से नहीं हुई है। अगर मैं किसी व्यक्ति को बिठा करके ये पूछूं ना कि आखिरी बार अपने आप को मोहब्बत कब की थी, वो कहा ये क्या होता है, ये भी करना होता है। मैं उससे पूछूं कि आखिरी बार अपने आप से सवाल कब पूछा था कि कैसा है आशीष, क्या चल रहा है जीवन में, क्या पसंद है करना, कब पूछा था ये सवाल। आप बच्चों के लिए अवेलेबल हो, आप वाइफ के लिए, आप मदर के लिए, आप फादर के लिए, आप दोस्त के लिए, आप भाई के लिए, आप हस्बैंड के लिए, आप हर दुनिया के हर एक के लिए अवेलेबल हो। आप अपने आप के लिए अवेलेबल नहीं हो। आपको यही नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है, कहां जाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या नहीं, कुछ किसी चीज पर ध्यान। तो आप जीवन किसके लिए जी रहे हो? सबसे पहले बोला जाता है ऊपर से ऑक्सीजन मास्क टपकेगा, पहले अपने आप लगाना फिर दूसरों को लगाना। क्योंकि अगर आपने अपना ख्याल अच्छा रखा, आप दूसरों का ख्याल और अच्छा रख पाओगे। जिसकी खुद से मोहब्बत नहीं है वो दूसरों से भी मोहब्बत नहीं कर सकता जी। बिल्कुल ठीक बात है। जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का ख्याल भी नहीं रख सकता। तो सबसे पहले खुद को जानना कि मैं कौन हूं यार। और उस खुद को जो हमने सिर्फ और सिर्फ बॉडी बना दिया कि मैं एक चलता फिरता शरीर हूं, उस शरीर से पहले मैं एक मन भी हूं, एक चंचल मन भी हूं। उस शरीर से पहले मैं एक अहंकार भी हूं, जिसकी पूर्ति में जगह जगह पर 50, जिसको हमने अंतःकरण बोला, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। मैंने जाना नहीं है, मैंने सिर्फ ये मैं बॉडी हूं। दर्द होता है सिर में, अच्छा गोली खा लो, ठीक है बढ़िया, लेकिन ये नहीं जाना कि ये दर्द क्यों हो रहा है। क्या कोई नासूर मन में तो नहीं बैठा हुआ जो रोज सुबह एक सेम टाइम पर ट्रिगर हो जाता है, 8:30 बजे की ऑफिस जाना पड़े, ओहो काम पे जाना है, सिर भारी हो रहा है। क्या ये आइडेंटिफाई किया कि अंदर क्या चीज बैठी हुई है? नहीं। तो मैं लोगों की मुलाकात करवाता हूं उनके ट्रू सेल्फ से, और वो खुद देख पाते हैं कि हाँ मैं एक मन भी हूं यार, कुछ तो है जो मन में चलता है जिसको मैं काबू नहीं कर सकता। वो जानते हैं कि हाँ मैं अहंकारी भी हूं, कहीं ना कहीं मेरा अहंकार मुझे कई जगह पर ओवर पावर कर जाता है और मेरे जीवन में मुझे तरक्की नहीं करने देता, या मुझे गुस्से या एजिटेशन या जेलेसी या हेट्रेड के मोड में ले जाता है। फिर वो जानते हैं कि हाँ मैं कहीं ना कहीं बुद्धि भी हूं। पर क्या जब बुद्धि की आवश्यकता होती है मैं बुद्धि से निर्णय लेता हूं, या तब भी मेरा अहंकार और मेरा मन मुझे जो है डोमिनेट करके रखता है? हाँ यकीन में आता है कि यार मेरा तो अहंकार बोल रहा है कि भैया ये फोन तुझे लेना ही चाहिए क्योंकि तेरे ऑफिस में सबके पास है।
लेकिन अगर बुद्धि का प्रयोग किया होता तो बुद्धि बताती कि भैया बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो हम किससे ओवर पावर हुए? अहंकार से। तो वहां लोग समझते हैं कि जब बुद्धि का यूज करना था तब मन का यूज हो रहा था, जब मन का यूज होना था तब अहंकार का यूज हो रहा था। जहां पर अहंकार दिखाना था, जिस बीमारी को अहंकार दिखाना था कि अरे तू छोटी सी है क्या, इतना बड़ा विशाल काय शरीर लेकर के खड़ा हूं और उसके साथ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर के खड़ा हूं। जब मां के गर्भ में थे तब कौन सी ताकत, कौन सी दवाई ने आके आपका शरीर बनाया था? सही बात। कौन सी दवाई बना रही थी शरीर? जीरो से। और आज तो बना बनाया, उसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग नहीं कर सकती क्या वो ताकत? आप ही के तो अंदर थी। बिल्कुल। किसने बनाई रीढ़ की हड्डी जीरो से लेकर? किसने बनाया दिल, और उस दिल में हल्की सी चैलेंज हो रहा है? वो जो किसने बनाया पूरा खून शरीर के अंदर, वो खून हल्का सा तेज दौड़ने लगा, तो अब मैं बाहर दौड़ रहा हूं। क्यों अब अंदर नहीं उतर सकता आपने? तो उसके लिए हमको हमारी चेतना की आवश्यकता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, जब हम इनको जानते हैं, खुद से खुद की मुलाकात होती है, पता लगता है कि मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या है, मैं अपने अंदर कैसे उतर सकता हूं, तो मैं कहता हूं लोग वहां पर आकर, इसलिए आपने कई बार वीडियो, आप तो खुद आपने एक्सपीरियंस किया है, लोग वहां पर आकर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने अंदर जो शरीर के अंदर एंग्जाइटी स्टक है, बॉडी में कई इमोशन स्टक हैं। इमोशन सिर्फ दिमाग में स्टक नहीं होते, शरीर में भी उतरे ही, क्योंकि आपके इमोशंस जब लगातार आपके एक एक सेल को प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो सेल्स में कहीं ना कहीं अटक भी जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। इसीलिए अक्सर मैं ऐसा बोलता हूं कि आधी से ज्यादा दुनिया को पीठ का दर्द इसलिए नहीं है कि उन्होंने 50-50 किलो की 25 बोरियां उठाई हैं रोज। उनको पीठ का दर्द इसलिए है, कमर का दर्द इसलिए, सर्वाइकल इसलिए, क्योंकि अचानक से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन कंधों के ऊपर आ गया और वो बोझ बन करके बैठा हुआ है। हम गोली खा रहे हैं, खाओ, बड़ी अच्छी बात, मैं मना नहीं कर रहा, खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों हम उस रूट को आइडेंटिफाई नहीं करते कि हुआ क्यों? जब मैंने 25-25 किलो की बोरियां नहीं उठाई, जब मेरे शरीर में पूरी ताकत थी, जब मैं जवान हूं, अच्छा 90 की उम्र में, 95 की उम्र में हो रहा तो समझ आता है कि बॉडी डिके हो रही है। और अगर यही 25-30 की उम्र में हो रहा तो क्यों हो रहा है? गोली खा लो, हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन आइडेंटिफाई भी तो करो क्यों हुआ। सर, एक प्रोग्राम आपका कब और कहाँ होता है, अगर मेरे को रजिस्टर करना है? अरे वाह, तो आप मैं चाहूंगा कि आप जरूर आइए। हमारा नो दाई सेल्फ हो रहा है लोनावला में और मसूरी में। अच्छा। और इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं मुंबई में। तो अभी जो रीसेंट हमारा इवेंट हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, 9 दिसंबर को। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका फॉर्म या लिंक जो है आपके वीडियो, व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, अगर आपको भी चलना है तो सर से लेके मैं डिस्क्रिप्शन में चीज़ें डाल दूंगा, आप लोग जा सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं एक बड़ा स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम ये सितंबर में हुआ था मसूरी में, और 5 दिन का था, या मैंने पूरा अटेंड किया था। और मैंने वहाँ पर जो चीज़ देखी ना सर, सबसे अपने अंदर जो फील किया मैंने, जब आपने चक्रा वाला 7 चक्रा का जब आपने योग करवाया, उस समय मैंने अपने आप को अंदर से पहचाना। जिस तरीके से आपने सातों चक्र जागृत करने की कोशिश की और जिस तरीके से आपने कहा कि ये काम करो, उसके बाद से मुझे लगा कि अचानक से सिर्फ आधे घंटे की उस एक्सरसाइज में एक अलग सी एनर्जी आ गई बॉडी में। और सबसे खास चीज़ मुझे क्या लगी कि वहाँ पर मैंने देखा कि 60 साल के बुजुर्ग भी, 70 साल के बुजुर्ग भी, उनको मैंने नाचते हुए देखा। मतलब वो पूरे जोश के साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पर मैंने कुछ केस स्टडीज़ भी देखी कि कई लोगों ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी भी सिर्फ आपकी रेमेडीज़ लेके, जो आपने उनको गाइड किया, वहाँ से रिवर्स हो गई। तो ठीक है, मैंने पर्सनली इसको उनसे जाना, तो क्या ये सच हो सकता है कि डायबिटीज़, कैंसर, बीपी या ऐसी बीमारियाँ बिना दवाइयों के रिवर्स हो सकती हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी आपका। पहली बात तो ये कि आपने उन लोगों से खुद मुलाकात की मैंने तो की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी जाने की प्रोसेस है क्या। नहीं, मैंने नहीं की सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या प्रोसेस है। और फॉर एग्जांपल मुझे, अगर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मान लीजिए उन्हें डायबिटीज़ है या कैंसर है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करें ताकि उनका भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैंने पर्सनली मिला हूँ, 2-3 लोगों से वहाँ पर थे अवेलेबल, उनसे मिला, उन्होंने बताया कि 3rd स्टेज 4th स्टेज का कैंसर भी जब उनके पास 1-2 महीने बचे थे, वहाँ से वो अब एक जॉयफुल जिंदगी जी रहे हैं। और वो आपके लिए बहुत आभारी थे। उनके जो शब्द थे मैं बयां भी नहीं कर सकता, जैसे कि भगवान ने स्पेशली आपको भेजा वहाँ नहीं पर। पहली बात तो ये आशीष जी, जैसे आपने बोला कि आपकी क्या रेमेडीज़ हैं या क्या, तो वो मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारे एंशिएंट इंडिया की बहुत सारी ऐसी साइंसेज हैं जिनको हम धीरे धीरे भूलते चले गए, खोते चले गए। तो मैंने सिर्फ कुछ गुरुओं के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से उन एंशिएंट हीलिंग साइंसेज को दोबारा से जानने की चेष्टा की, प्रयास किया कि सप्तचक्र बेसिकली है क्या। तो जब ये चेतना जागृत हुई मेरे पास, जब मैं खुद अपनी ज़िंदगी के एक बड़े डार्क फेज से गुजर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि
मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी से पहले एक माइंड भी हूँ और उस माइंड से पहले मैं एक सोल भी हूँ, मैं एक एनर्जी भी हूँ। तो हमारी जितनी भी एंशिएंट हीलिंग साइंसेस थी वो सिर्फ बॉडी के ऊपर का, आज हमारी जितनी भी मेडिकल तरक्की हो रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसकी भी ज़रूरत है। जैसे मैंने एक्यूट और क्रॉनिक की बात की कि वो ज़रूरी हमको कट लगता है तो मैं उसके लिए मैं बैठूंगा ध्यान करूंगा, तो अभी मेरे पास उतनी पावर नहीं है। हो सकता है हमारे पुराने लोग ध्यान करते हैं और वो अपनी इस चीज़ को भी हील कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास मतलब ये एबिलिटी नहीं है, हमें उस मेडिकल साइंस की तरफ जाना ही पड़ता है। लेकिन वो जो साइंसेस थी जो हमारे शरीर से पहले हमारे माइंड और हमारी एनर्जी के ऊपर काम करती थी, क्योंकि एवरी डिजीज विच हैज बीन मैनिफेस्टेड इन योर बॉडी हैज कम थ्रू योर एनर्जीज। वो आपके उस एनर्जी बॉडी से कहीं ना कहीं आई है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन से आई, हमारे माइंड से आई है। जो माइंड में गलत विचार चल रहे थे, विध्वंस मचाने वाले इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशंस थे, पेनफुल मेमोरीज थी, वो कहीं ना कहीं उनसे पैदा हुई। तो वही मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था कि हमने उस बॉडी के ऊपर तो काम किया कि ये बॉडी में डिजीज आ गई। मान लो ये एक लाइट का सोर्स है कि हमारे यहाँ पर खूब लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, माइक चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये माइक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या कुछ भी चैलेंज हो रहा है तो मैं इस माइक का बटन ऑफ कर दूं। हाँ, कर दिया। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि यार ये लाइट में भी दिक्कत हो, इसका भी बटन ऑफ कर दो, यार ये फैन का भी बटन ऑफ कर दो, एसी का भी कर दो, एसी का भी कर दो, ये एसी का भी बटन ऑफ कर दिया। तो मैं धीरे धीरे सारे बटन ऑफ करता जा रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि यार पीछे से वो इलेक्ट्रिसिटी जो वो 220-25-30 होनी चाहिए, हाँ। कहीं वो तो 350 नहीं आ रही है जो सब पटाखे बुला रही है। हाँ, सोर्स यही हो रहा है सर, मेडिकल साइंस में यही हो रहा है। मेडिकल साइंस अपना काम बखूबी कर रही है। देखिए हम उसको कंडेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। जो इतनी तरक्की हुई, इतना मतलब इनोवेशंस धीरे धीरे बढ़ती गई, इतनी सारी डिस्कवरीज चीजों की होती गई, लेकिन आप उसके साथ में एक ये जरूर चीज देखिए कि हमको कई बार उस माइक को बंद करने के साथ साथ, जरूरी है इसको बंद करना, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा, इसको बंद करने के साथ साथ वो जो सोर्स है उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है, ताकि बाकी जगह दिक्कत ना हो, ताकि मैं इस माइक को दोबारा भी ऑन कर सकूं। तो सर मेडिसिन का क्या रोल है? आज फॉर एग्जांपल जितने भी, मान लीजिए मुझे पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो मैं दवाई ले लेता हूँ, तुरंत मेरा सर दर्द जो है वो सही हो जाता है। तो मेडिसिन का क्या रोल है ह्यूमन बॉडी पर, और कैसे विदाउट मेडिसिन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। तो अभी हम बैठे हैं नोएडा में, तो नोएडा से अगर हमें जयपुर जाना हो तो क्या रास्ता है? रोड से जा सकते हैं, रोड जा सकते हैं, बाइक, फ्लाई, मतलब रोड से हमें यहाँ से गुड़गांव जाना पड़ेगा, हाँ। फिर हम उसके बाद बहरोड जाएंगे, फिर बहरोड के बाद हम जयपुर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा रास्ते में कई जगह है, कोटपुतली आएगा, कई चीजें आएंगी, जयपुर पहुंच जाएंगे। क्या जयपुर पहुंचने का एक ही रास्ता है? नहीं, मल्टीपल वेज है। मल्टीपल वेज हैं, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कहीं बहुत जल्दी भी पहुंचा जा सकता है। तो जो दवाई है ये एक किस्म का एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तब हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, हमने एकदम से दवाई खाई, अपना हेडेक क्योर कर लिया। कोई भी चीज अगर बहुत लिमिटेड उसमें है ना, कि हमने दवाई खाई, वंस इन अ वाइल हमें हेडेक हुआ, हमने दवाई खाई, क्योर कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें काम पे जाना था। लेकिन अगर ये मेरे साथ रोज हो रहा है और अगर मैं रोज दवाई खा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे उसके रूट कॉज पे काम करने की जरूरत है। दवाई खाने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि दवाई खाने से ठीक होता तो अगले दिन फिर क्यों हो रहा है? अगले दिन फिर हो रहा है तो यानी वो कहीं और से निकल के आ रहा है। मैं काम से परेशान हूं, स्ट्रेस्ड हूं, लाइफ में कोई चैलेंज है, रिलेशनशिप्स में अच्छी नहीं बन रही, पैसे नहीं कमा पा रहा, क्या चैलेंज है? क्यों दिमाग में प्रेशर आ रहा है जिससे सिर का दर्द हो रहा है? या आइडेंटिफाई करो, कहीं साइनस तो नहीं है, सीजन चेंज होता है, मुझे ठंड तो नहीं लग जाती जिसके लिए मैं गोली खा रहा हूं, जबकि मुझे थोड़ी सी स्टीम ले लेनी चाहिए, मेरा म्यूकस रिलीज हो जाए, सिर्फ ये कर लेना चाहिए मुझे। कहीं मैं स्ट्रेस के कारण सिर के अलग, मैंने YouTube चैनल पर अपने एक वीडियो बनाया हुआ है बकायदा कि जो सिर दर्द है इसके 6 प्रकार हैं अलग अलग। हमें लगता है कि हर सिर दर्द एक ही है, कोई सिर दर्द माइग्रेन है, कोई सिर दर्द स्ट्रेस के कारण है, कोई सिर दर्द साइनस के कारण है, कोई सिर दर्द सिर्फ और सिर्फ आपके ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण है। तो ये अलग अलग हैं। हमने क्या किया, दवाई खा ली, एक रास्ता हमें पता है, इसके अलावा 6 रास्ते और भी हैं, हमने जाना नहीं। हमें ये लगता है जिस चीज को आप सदियों तक बोलते रहोगे ना, वो झूठ भी सच लगने लगता है। सर सही बात है, सही बात है। आप एक ही बात को दोहराते रहो, लगेगा यही सच था। सही बात है। यही हो रहा है।
कि हमने एक ही चीज को दोहराया बार बार कि गोली खा लो गोली खा लो गोली खा लो, लेकिन हमने ये जाना ही नहीं कि यार अगर थोड़ा सा स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं सिर दर्द हो रहा है या इन्फ्लेमेशन के कारण सिर दर्द हो रहा है, तो आराम से बैठ के अपनी राइट नॉस्ट्रल बंद करके अपनी लेफ्ट नाक से जो चंद्र नाड़ी है हमारी, जो ठंडक देती है, जो इन्फ्लेमेशन को खत्म कर सकती है, वहां से सांस ली जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र एक आए ट्रेन में, वो बता रहे थे कि आपके वीडियो में ये सुना और मैंने किसी को ट्रेन में बताया। क्या बोल रहे थे वो? उतरा ट्रेन से और क्या बोला, बहुत अच्छा लगा, वो दर्द उसका ठीक हो गया 5 मिनट में कह रहे थे 5 मिनट में कह रहे थे, उन्होंने ट्रेन में किसी को बताया। तो सर हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे, क्योंकि सर दर्द तो एक आम बीमारी है, हर घर में है, वो किस तरीके से घर में 5 मिनट में इसको रिलीफ कर सकते हैं सर? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। और जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत अलग अलग, हर सर दर्द एक ही दर्द, मतलब सर का दर्द जो है वो एक ही एक्चुअल में तरीके एक ही तरीके का नहीं है। हाँ। वो 6-7 अलग अलग तरह से हो सकता है। वो सिर में इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, वो हमें स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे सिर का दर्द हो गया। आपका बीपी बढ़ रहा है, वो बीपी के कारण भी हो सकता है। आपका म्यूकस जमा हो रहा है, जिसको हम साइनसाइटिस, साइनस बोलते हैं, उसके कारण भी हो रहा है। माइग्रेन, आधे सिर का दर्द होता है। तो हर सिर का दर्द पहचानना है। ये फ्रंट में दर्द अलग है, यहाँ पे दर्द अलग है, यहाँ पे आधा दर्द हो रहा है अलग है, दर्द के साथ यहाँ पूरा फेस में भी आ रहा है वो अलग है। हम क्या कर रहे हैं? गोली पूरा खा लो। सर फट रहा होता है कभी कई बार पूरा सर फट रहा होता है, गोली खा लो। हाँ जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, गोली खाइए, लेकिन अगर वो दोबारा होता है आपको, फिर गोली खाइए। फिर गोली खाइए। तो गोली, देखो कोई भी दवाई आप लेते हो ना, मुझे एक भी दवाई, मैं ओपनली बोल रहा हूं, एक भी दवाई जो दवाई है, मेडिसिन है, हाँ, आप एक भी एलोपैथी की एक भी मेडिसिन ऐसी बताइए जिसका साइड इफेक्ट ना हो। सबका होता है, गूगल कर लेना, सबका होता है, सही बात सर मैंने यहाँ तक सुना है कि हर एक दवाई आपकी किडनी पर असर डालती है। हर एक दवाई। इनफैक्ट जिसको हम सेफेस्ट मेडिसिन बोलते हैं ना, पैरासीटामोल, हाँ। अगर ये भी आप ज्यादा लेते हैं, अति कर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कई बार फीवर होता है, लेनी पड़ती है, लेकिन अगर ये आप इसकी अति कर रहे हैं बिना, और कई लोग तो भैया केमिस्ट से पूछ पूछ के दवाइयां ले आते हैं, वो उनको एंटीबायोटिक्स भी दे देता है कि अब उसको ये भी नहीं पता कि इसका कोर्स करना जरूरी है, या उस लेने वाले दवाई लेने वाले को नहीं पता, और वो एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। जबकि मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सही बात है। तो कई लोग तो दवाई को डाइट की तरह ले रहे हैं सर। आज रोज सुबह उठना है, सिरदर्द की गोली खाई लेनी है। मेरी आदत है कि अगर मुझे फीवर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मैं 72 आवर्स तक एटलीस्ट वेट करता हूँ। हाँ, कि मैं 72 घंटे ना खाऊं, उसके बाद अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो देन आई कैन टेक मेडिसिन। अरे सर, अगर फीवर लग रहा है तो 3 दिन अगर आपने वैसे, क्योंकि 90% फीवर्स जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इनकी उम्र ही 3 दिन होती है। और उस दिन सोते रहो आप, हाँ। रेस्ट करो। अरे धूप, नाभि के ऊपर धूप लगाओ, आनंद लो, 15 मिनट की धूप लगाओ नाभि के ऊपर। मैं कहता हूं क्या कमा 15 मिनट। अब मेरे एक दोस्त ने पूछा, वो बोला यार रोज जुकाम की गोली खा रहा, रोज ये क्या करता है? बोला यार ये तो ऐसे ही। मैं कहा ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? दवाई लेता है तो बोला 7 दिन में ठीक। मैं कहा अगली बार दवाई नहीं लेनी। बोला ठीक है। फिर क्या करें? वो अगली बार नहीं, दवाई नहीं ली उसने। अच्छा, जुकाम की दवाई नहीं ली, जो रेमेडीज थी वो की, फिर भी ठीक हो गया। वो अगली बार मेरे पास आया। मैंने कहा जब दवाई ली कितने दिन में ठीक हो गया? बोला 7 दिन में। और मैंने कहा जब दवाई नहीं ली? बोला 1 हफ्ते में। बात तो एक ही है। तो दवाई लेनी क्यों? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी इम्यूनिटी अलग अलग है। कुछ लोग उस बीमारी को झेल ही नहीं पाते सर। हाँ जी। कुछ लोग सामान्य बुखार में भी चले जाते हैं दुनिया से। तो अगर मैं उनको बोलूंगा भैया तुम दवाई ना खाओ तो गलत है। तो इस चीज को जनरलाइज नहीं करना है। सही बात। मैंने शुरू से लेकर अब तक एक ही चीज पर फोकस किया कि मुझे जो है काम करना है, अपने उस कॉज को ढूंढना है और मुझे अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने पे काम करना है। तो जहां तक बात है सिर दर्द की, मैं कहूंगा कि अगर हम सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग कि पहले 2 मिनट हम डीप ब्रीदिंग कर लें, और डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड, काम, आराम से गहरी लंबी सांसें ली, नाभि में गई, पेट में गई, पहले तो 2 मिनट बाद हो सकता है आधी दुनिया को ये लगे कि सिर दर्द भी था। अच्छा, क्योंकि ध्यान सिर दर्द पे था इसलिए सिर दर्द था। सही बात है। ध्यान, आपने नोट किया होगा कई बार आपका सिर दर्द हो रहा होता है भयंकर, आपका दोस्त आया चल भाई घूमने चलते हैं, और आधे घंटे के बाद पता चला कि भाई जेब में से 3-4 हज़ार भी गायब। बहुत बार डांट पड़ती है सर इस वजह से। अभी वाइफ के सामने बोलता हूँ शरीर ठीक नहीं लग रहा, दर्द हो रहा है, इतनी देर में किसी भाई का फोन आ जाता है और मैं खड़े होकर निकल लेता हूँ। हाँ, और वो कहेगी कि थोड़ी देर पहले तो तुम्हें सर दर्द हो रहा था, अब क्या हुआ? नहीं, मैंने ये काम बोला था तब तो तुम्हें सर दर्द था। क्योंकि वो घर का, वो जब आनंद का कोई काम होगा ना, कोई भी हैप्पीनेस की स्टेट में आप जाओगे, तो वो आपके किसी भी डिजीज को क्योर करने की ताकत रखता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर गिविंग। तो कितना समय आप उस चीज को दे रहे हो। तो 2 मिनट डीप ब्रीदिंग 2 मिनट कीजिए, उसके बाद आपने अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद किया। ये सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी आपकी राइट वाली होती है, राइट वाली होती है, दाएं हाथ से।
सूर्य नाड़ी है गर्मी का प्रतीक है और लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी चंद्र नाड़ी है ठंडक का ठंडक प्रतीक का है। प्रतीक। तो माइंड में, दिमाग में अगर कोई इन्फ्लेमेशन के कारण हमारा सिर दर्द हो रहा है तो उस इन्फ्लेमेशन को ना, वो बेसिकली गर्मी है, उसको हाँ जी। ठंडक चाहिए। हाँ। आपने क्या किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ली, आपका शरीर, आपका मन उस ठंडक के मोड में आया, गहरी सांस आराम से, ऐसा नहीं ऐसे कई लोग करने लगते हैं कपालभाति की तरह, नहीं, एक सांस लेने में आपके 10 सेकंड लगे, एक सांस छोड़ने में आपके 10 सेकंड लगे, इतनी स्लो, यानी धीरे 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 4 सेकंड में 10 सेकंड आराम से चंद्र का प्रवाह शरीर में होने दीजिए। तो 5 मिनट भी अगर आपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लिया तो आप देखोगे सिर दर्द है ही नहीं। हमारे दोस्त अभी कल एक आए ट्रेन में और ये बता रहे थे कि इनके कोई ट्रेन में मिले, उनको सिर दर्द था, वो बोले ट्रेन में गोली ढूंढते फिर रहे थे कि सिर दर्द की गोली कहाँ मिलेगी, स्टेशन आएगा, डॉक्टर को बुलाना है, गोली लेनी है। तो इन्होंने बोला कि आपके वीडियो से सुना था कहीं, और उसको बताया कि भैया गोली वोली तो अभी नहीं है, एक काम करो 5 मिनट के लिए राइट नॉस्ट्रल बंद, राइट वाली नाक बंद करके लेफ्ट से सांस ले लो। और वो बोले जब दोबारा मिला मैंने उससे पूछा, वो बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया था, कमाल हो गया है, तो ये कैसे हुआ। तो हमें कई बार वो कन्वेंशनल मेथड्स पता ही नहीं है, वो ट्रेडिशनल चीजें पता ही नहीं है। हमने एक ही रास्ता जाना है कि रास्ते का मतलब है यहाँ से गुड़गांव आ जाओ, यहाँ से बहरोड जाओ और फिर जयपुर आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि भैया घूम करके थोड़ा सा रेवाड़ी वाले रास्ते से निकलोगे तो भी आ जाएगा, आगरा से होकर के जाओगे तो भी आ जाएगा, बाय प्लेन जाओगे तो भी आ जाएगा, बाय ट्रेन जाओगे तो भी और ये ऐसा रास्ता है जिसका आपकी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल मतलब इफेक्ट नहीं है। जब आप करें कॉज पे काम कर रहा है। आज ज़्यादातर लोग सर, मान लो उन्हें कोई बीमारी हुई तो मैं ऐसा कहते हैं कि एक बार आप दवाइयाँ लेना चालू करते हो तो पूरी उम्र भर खाते ही रहते हो, बिकॉज वो कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आज लोग को कॉज पर काम करने की जरूरत है। अगर कॉज पे काम करेंगे साथ ही साथ मेडिसिन भी लेते रहेंगे तो बेस्ट सोल्यूशन आएगा। हाँ, मैं कहता हूँ मेडिसिन से मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला वो सारी जिंदगी खाते ही रहते हैं। तो बार बार मेडिसिन क्यों खानी, इसका मतलब है कि हमने उसके रूट के ऊपर काम नहीं किया है कभी। तो हमको वो रूट ढूंढना पड़ेगा, न कि ये कि हम उसको सप्रेस, हम बार बार मेडिसिन ले रहे हैं तो हम उसको सप्रेस भी कर रहे हैं सर, अंदर ही दबाते चले जा रहे हैं। सप्रेशन से और बीमारियां बढ़ती हैं। सप्रेशन से वो 10 गुना होकर के वापस आती है जी। आपने किसी चीज, किसी इमोशन को दबा दिया, एक अंदर कोई दिमाग में नासूर पड़ा हुआ था, कोई जीवन में कोई पास्ट में कोई पेनफुल मेमोरीज हैं, कोई घटनाएं ऐसी हुई हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो दिमाग में दबाते चले जाओ, एक दिन ऐसे बाहर आते हैं शरीर। क्योंकि आपके शरीर में जो, जिसको हम डिसीज बोल रहे हैं ना, बेसिकली ये डिजीज नहीं है, ये डिजीज नहीं है, ये रिएक्शन है आपकी बॉडी का कि अंदर मुझे तुम तंग कर रहे थे, ये उसका रिएक्शन है, वो एक सिम्टम है, वो बता रही है कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल इनसाइड यू, यू नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। और हम कहते हैं अंदर को तो बाद में देखेंगे, पहले तेरा बुखार उतारते हैं, पहले तेरा सिर दर्द भगाते हैं। मैं एक लाइन बोलता हूं कि वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। हम एक पर्सन को डिजीज में ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन नॉट द डिजीज इन पर्सन। उसके अंदर जो था उसको ट्रीट नहीं करो, पर्सन को ट्रीट ही नहीं करना पड़ेगा। सर ऐसा सब लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई है तो आपको जिंदगी भर दवाई खानी ही पड़ेगी, तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि वो दवाइयाँ बंद हो जाएं? सर देखिए, मैंने तो अपने जीवन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने बैठा है। आपको तो पता है मेरा जीवन कितना स्ट्रेस में मैं रहा, डिप्रेशन में रहा, कितने चैलेंजेस रहे और लाइफ में क्या क्या इश्यूज आए। और मैं जो दिन में 8-8 मतलब एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले लेता था, स्लीपिंग पिल्स लेता था, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने वो 3 महीने में बिल्कुल उनको टाटा बाय बाय किया। सिर्फ 3 महीने में? सिर्फ 3 महीने में। मतलब मेरे को ये प्रोसेस करने में पूरा, मतलब सब चीज़ें मेरे को बाहर निकलने में, बॉडी में लम्स बम्स होने लगे थे, बीपी 180 120 जाने लगा था, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में मुझे 1 साल लगा। लेकिन दवाई मैंने 3 महीने बाद लेनी बंद कर दी थी। मेरा कोई पार्टिसिपेंट मेरे पास आके ये पूछता है कि सर आपके पास आ जाएं दवाई बंद कर दें, मैंने कहा नहीं, गलत है। आपको, मैं कौन होता हूं बताने वाला कि आपको दवाई नहीं लेनी? आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। आपको भूख होती है तो क्या मेरे कहने से खाना खाते हो? आपका शरीर बताता है भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, हाथी कूद रहे हैं, आ जाओ खाना खाने। आपको फ्रेश होना होता है, सूसू जाना होता है, कोई दूसरा बताता है भैया चले जाओ। आपके अंदर से पता चलता है कि भैया ये प्रेशर बना हुआ है, मुझे जाना है। आपके शरीर आपको साइन, आपको सिर दर्द हो रहा है, कोई वाइफ आके बताती है कि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, आप खुद ही बताते हो कि अंदर से पता लग रहा है। तो जब दर्द का आपका शरीर सिग्नल दे सकता है, बता सकता है, तो दर्द ठीक हो रहा है, इसका सिग्नल शरीर क्यों नहीं देगा? और हर एक इंसान का शरीर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर मैं किसी को बोलूं दवाई सिर्फ 15 दिन लेनी चाहिए, ठीक है, मैंने 15 दिन ली, हो सकता है आपको 6 महीने लेनी हो,
बिल्कुल ठीक। आपकी इम्यूनिटी उतना ना रिस्पॉन्स दे रही हो, आप जो विजुअलाइजेशंस मैं करवाता हूं उसको करने में आपको समय लग रहा हो, या आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत गहरे तलों पर आपके सबकॉन्शियस में घर बना करके बैठे हों, तो हमें क्या चीज किसको बतानी है ये सब्जेक्टिव हो जाती है। इसलिए मैं किसी को नहीं बोलता हूं दवाई छोड़ दो, मैं कहता हूं आपके अंदर से आवाज आएगी, लेकिन हाँ जो मैं बोलता हूं डंके की चोट पे ठोक बजा के, वो मैं बोलता हूं कि दवाई के साथ ये शुरू कर दो। क्या बात है, ताकि इस पर डिपेंडेंसी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाए। सर एक अनहेल्दी आदमी तो बहुत कुछ करेगा, डॉक्टर पे भी जाएगा, आप भी उसे गाइड करोगे, लेकिन एक हेल्दी आदमी ऐसा क्या करे अपनी लाइफ में कि वो हमेशा हेल्दी रहे? सर जो वो कर रहा है वही करता रहे, क्योंकि जो कर रहा है उसी से ही हेल्दी है। इसका मतलब है हेल्दी व्यक्ति आज के टाइम में, आप ये देखो हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब है जिसको शरीर का बोध ना हो वो हेल्दी है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि स्वास्थ्य का मतलब है जिसको शरीर का पता ना चले। आपको पता चलता है आपके पास दांत हैं? नहीं। जिस दिन दर्द होता है सर उसी दिन पता चलता है। आपको अभी ये आभास भी नहीं है कि आपके पास पेट है, भूख लगेगी तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। तो शरीर में जब कुछ हार्मनी में गड़बड़ी होती है ना, तभी पता चलता है कि भैया शरीर का ये हिस्सा है। दिन में कितनी बार याद करते हो अपने सिर को, धन्यवाद बोलते हो, भाई सिर बढ़िया टंगा रहे, यहीं पे काम करता रहा, अच्छा सा ध्यान भी आता, सिर है। आपके थॉट्स के विचारों के अलावा शरीर का क्या बोध होता है? कोई बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब चीज हार्मनी में है, स्वास्थ्य में है, उसका बोध नहीं है। उसका बोध, एक इंसान ना सर बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। जिस इंसान के पास वो सिंप्लिसिटी है उसको सिंप्लिसिटी का बोध नहीं होता कि सिंप्लिसिटी है। जिस इंसान के पास अमीरी है उस इंसान को अमीरी का बोध नहीं, उसको हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देखने अरे यार ये तो बड़ा अमीर, इसके पास तो वो कह रहा है कि ठीक है यार नॉर्मल है उसके लिए। अंबानी करो, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो ये कितने 30,000 करोड़ की शादी, 10,000 करोड़, वो कहेगा ठीक है भाई ये तो 3-4 दिन में पूरे हो जाएंगे, एक दिन 2 दिन में उसको पता भी नहीं लग रहा है। ऐसे ही शरीर का उस हेल्दी व्यक्ति को पता ही नहीं लग रहा है कि शरीर भी है। हेल्थ में शरीर का बोध नहीं है, आनंद का बोध है। तो जो वो कर, अगर हेल्दी है, शरीर का बोध नहीं है, तो जो वो कर रहा है करता रहे, आनंद लेता रहे, वही जीवन भर बढ़िया कर। ऑपोजिट क्या करें जो अब जिनकी हमने स्ट्रेस से बात की शुरुआत की थी, हमने लाइफ स्टाइल डिजीज से बात की शुरुआत की थी, वो खाने में ऐसा क्या लें जिनसे कि उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ जाए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो वो अपने मुंह के खाने से पहले अपने दिमाग का खाना बदले। सबसे पहले विचारों को, सबसे पहले थॉट्स को, इमोशंस को और फीलिंग्स को बदलने की जरूरत है। यहाँ क्या फीड हो रहा है इसको बदलने की जरूरत है सबसे पहले। तो अगर उसके दिमाग में कोई भी पेनफुल मेमोरी है, कोई ट्रॉमा है, बचपन की मोलेस्टेशन है, अनफॉरगिवनेस है, किसी को माफ नहीं कर पाया, जीवन में किसी ने गलत किया था माफ नहीं कर पाया। आप लुइस हे की बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहली लाइन, बुक शुरू होने से पहले वो बोल रही है कि एवरी डिजीज कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। आपने किसी को माफ नहीं किया, इस वजह से ये मैनिफेस्टेशन बॉडी में हो रही है, शरीर में हो रही है। क्योंकि माफ नहीं किया तो 2 इमोशन होंगे, एक रिवेंज का, एक फियर का। या तो आप बदला, अंदर बदले की आग जलती रहेगी, या फिर अंदर डर जलता रहेगा कि दोबारा ना करे। तो जब तक अनफॉरगिवनेस है तब तक आपके अंदर नेगेटिविटी के 2 सबसे विध्वंसक इमोशंस पड़े हैं। एंगर पड़ा है, हेट्रेड पड़ा है, जेलसी पड़ी है, गुस्सा पड़ा है। तो दिमाग का भोजन बदलना है। कैसे बदला जाएगा? पहले वो जो अनफॉरगिवनेस है उसको फॉरगिवनेस में तब्दील कीजिए। जो पेनफुल मेमोरीज हैं उनकी जगह जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, आपका पूरा दिमाग में तो सब कुछ है ना, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन फोकस कहाँ जा रहा है? दांत में दर्द पे। दांत जब ठीक था तब इसका ध्यान नहीं था। ठीक वैसे ही अभी भी बहुत सी चीजें अच्छी हैं, उन पे ध्यान लेके जाओ। तो दिमाग का भोजन बदलने की सबसे पहले, जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले उनको विजुअलाइजेशंस करवाता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको अभी बोलूँ ना कि सर दिमाग का भोजन बदलो, या कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, मैं उसको बोलूँ भैया सिगरेट पीना गलत बात है, छोड़ दो, कहो भाई तू कौन होता है? तो पैकेट पे पहले ही छापा हुआ है सरकार ने, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे आनंद आता है। तो मैं लोगों की बुद्धि को कई बार, मैंने बोला ना, मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार, चारों अलग अलग लेवल पर ऑपरेट होते हैं। हम जहां मन को समझाना चाहिए हम बुद्धि को समझाते हैं। अरे बुद्धि को तो श्री कृष्ण पता नहीं कितना पहले समझा गए, हमारे घर में कैलेंडर टांग दिया, क्या लेके आए थे दुर्वेश, क्या लेके जाओगे, जो था यही, कल जो हुआ अच्छा हुआ, आज हो रहा है अच्छा होगा, जो कल होगा वो भी। ये तो बुद्धि को तो पता है, गीता सार पता है कि नहीं पता? फिर भी दुख होता कहां से होता है? मन कहता है भैया ये तो पीड़ा है,
तो जहां मन को समझाना है वहां मन को समझाया जाएगा, तो ये विजुअलाइजेशंस में जब आप अपने सबकॉन्शियस को टैप इन करते हो, मैं पार्टिसिपेंट्स को समझाता हूँ, दिमाग का फूड बदलता हूँ, लोगों की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। पहला दिमाग का फूड और दूसरा जो हम खा रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ जिसको हमारे पूर्वज सदियों से खाते आए थे, वो चीज़ जिससे हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर्स बने, हमारा जीन्स बना, वो क्या चीज़ें थी? वो सब नेचुरल चीज़ें थी। उनमें कोई भी पैकेज्ड फूड नहीं था जिसके हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को पता ही नहीं हुई क्या है ये। वो फूड जिससे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलनी। आपने एक पूरा का पूरा पिज्ज़ा खाया, उसमें कितना विटामिन सी था, कितना विटामिन के था, B2 था, B12 था, B6 था, पता है? नहीं था। आयरन था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, पता है? नहीं पता। क्या था? एम्प्टी कैलोरीज। पेट तो भरा, लेकिन जो सेल्स को भोजन मिलना था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन मिनरल्स का, वो तो मिला नहीं। पेट ही भरते चले जा रहे हैं और पेट ही बढ़ता चला जा रहा है। जो सेल्स ने ग्रो करना था वो सेल्स ग्रो कर नहीं रहे, क्योंकि सेल्स को भोजन क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा, आयरन मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बी विटामिन मिलेंगे सारे। वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे फ्रूट से, वो मिलेंगे नट्स से, मिलेंगे रॉ वेजिटेबल से, वो मिलेंगे आपको नेचुरल फूड से। तो मैं बोलता हूं कि सबसे पहले किसी भी चीज को रिवर्स करना है तो अपने खाने को 80-20 की रेशो में बदल लो। 80% रॉ फूड खाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, बॉयल करके खाओ, और 20% खाओ जो अन्न खा रहे हो या बाकी चीजें। सर, आज जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे व्यूअर्स से, आई थिंक वो मेरा दिमाग भी खोला, सर का भी दिमाग खोला, साथ ही साथ व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी लर्निंग वाला पॉडकास्ट रहेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? क्या आप डेली रूटीन सुबह करते हैं? कितने घंटे सोते हैं? तो व्यूअर्स के लिए वो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है और ये सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, मेरा डेली रूटीन, क्योंकि मेरे जितने भी टास्क हैं वो सब अलग अलग फील्ड्स में होते रहते हैं। जैसे कभी मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे बहुत सारे इवेंट्स के लिए जाना पड़ता है, कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए भी जाना पड़ता है। हमारे अपने फिजिकल इवेंट्स होते रहते हैं, हर 1-2 महीने के बाद वो इवेंट होते हैं, 5-5-6 दिन का, वहाँ तब बाहर रहना पड़ता है। कई बार हमारे ऑनलाइन इवेंट्स चलते हैं, हमारे 3-4 अलग अलग ऑनलाइन इवेंट्स हैं। एक 5 दिन का होता है, एक 21 दिन का होता है, एक 6 महीने का लगातार प्रोसेस है। तो इस सब में हर एक जगह अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग जगह पर मुझे होना पड़ता है। तो मैं इस सब को छोड़ करके ना, मैं सिर्फ अपने दिन का सुबह का 2 घंटा प्लान करता हूँ जी। उसके अलावा सब ये मेरे जो सुबह के 2 घंटे हैं ये वो मैनेज कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दिन में क्या कुछ भी हुआ, इस पर मेरा कई बार कंट्रोल ही नहीं होता कि आप आ गए मिलने के लिए, अब आप बैठे हैं या कहीं पॉडकास्ट के लिए चले गए, तो अब क्या, अब हमने सोचा था कि हम 1 बजे फ्री होंगे, हमें 2 बजे, तो ये अनप्लान्ड है सब चीज़ें। बिल्कुल। तो 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा खास जो है मैं फॉलो करता हूँ। एक तो ये कि सुबह के 2 घंटे मेरे हों। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे पास 24 घंटे नहीं है, 22 हैं। जो निपटाना है 22 में ही निपटाना है। उस 2 घंटे में आप क्या करते हैं? वो 2 घंटे मैं अपने आप को देता हूँ। उसकी शुरुआत मैं अपने दिन की सबसे पहले स्वर विज्ञान से करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। जो नॉस्ट्रल चल रही है, अगर मेरे सुबह उठते हुए मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, जो कि गर्म तत्व है, सूर्य का प्रतीक है, तो मैं अपनी दिन की शुरुआत हल्का फुल्का योगा या एक्सरसाइज से करूँगा। अगर मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो मैं मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन या डीप ब्रीदिंग, इससे अपने दिन की शुरुआत करूंगा। तो जो भी नॉस्ट्रल चल रही है उससे रिलेटेड अगर आपने काम किया तो ये आपके दिन को बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक पटरी पर सही तरीके से हार्मनी में आ गए, पूरे दिन की हार्मनी में। तो पूरे दिन में काम उसी अकॉर्डिंगली बढ़िया होते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मैंने अपने आप को सुबह आधा घंटा दिया हुआ है कि मैं आधा घंटा विजुअलाइजेशन करता हूँ। वही विजुअलाइजेशन जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को करवाता हूँ वो मैं भी करता हूँ। अच्छा। उसमें एक विजुअलाइजेशन होती है जिसको हम माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, जो अपने पार्टिसिपेंट्स को करवा के उनकी पूरी बॉडी और माइंड को, मैं 25 से 30 मिनट का विजुअलाइजेशन होता है, वो मैं खुद भी रोज करता हूँ। उसके बाद सप्त चक्र ध्यान, ये मेरे जीवन का एक रूटीन है कि मैं उससे पहले मैं, अगर मेरे पास समय है ज़्यादा तो मैं मतलब कोई कहीं नहीं जाना है, मैं अपने घर पे ही हूँ या मेरे पास टाइम है रिलैक्स, जैसे अब मैं आज यहाँ पे था, होटल में रुके हुए थे तो समय नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने सिंपल सा एक कार्य किया कि मैंने अनुलोम विलोम किया 5 मिनट, और उसके बाद जो है मैंने सप्त चक्र ध्यान किया और मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं घर पे हूँ तो मैं पूरा 5 प्राणायाम करूंगा। मैं कपालभाति भी करूंगा, मैं अनुलोम विलोम भी करूंगा, मैं भ्रामरी भी करूंगा, मैं उज्जयी भी करूँ, सब प्राणायाम, कुंभक भी लगाऊंगा। उसके बाद मैं सप्त चक्र ध्यान करूंगा। वो सप्त चक्र ध्यान 2 अलग अलग मोड्स में होता है। जब मेरे पास समय कम है तो मैं जो 13 मिनट का 15 मिनट का सप्त चक्र ध्यान है वो उसमें पूरा उसको फॉलो करता हूँ, और अगर मेरे पास समय है तो मैं आधे घंटे का जो पूरा प्रॉपर सारे चक्रा, जिसको हम रिवाइटलाइज करना कहते हैं बॉडी को, वो सप्त चक्र ध्यान में करता हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें उस 2 घंटे के अंदर, और जब लास्ट में मैं सब कुछ करके बिल्कुल रिलैक्स और फ्री हो जाता हूँ तो मैं म्यूजिक लगाता हूँ।
आनंद लेते हैं। आनंद लेता हूँ। उसके बाद जो मन करता है झूमने का, जो मन करता है नाचने का, भजन लगाने का, गाना सुनने का, जो मन करता है, तो मेरे लिए एक वो वर्कआउट भी हो जाता है और मेरा दिन ऐसा शुरू होता है कि बिल्कुल एनर्जी, फ्रेशनेस, मस्ती, प्राइमिंग हो जाती है दिन की। और अगर दिन का सबसे पहला फेज आपने कॉन्कर कर लिया, कई बार आपने सुना होगा स्कूल में हम जाते थे, टीचर गुस्सा करती थी तो हम बोलते थे आज मैडम घर से लड़के आई है। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हमें पता है कि अगर सुबह का एक इंसिडेंस भी गलत हुआ तो वो सारा दिन समाज पर उतरता रहेगा, काम में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। या ये पूछ लेते थे कि आज सुबह उठ के किसका चेहरा देखा था। तो अगर सुबह का वो पहला 1-2 घंटे जो आपके हैं वो आपने कॉन्कर किए, अपने आप को दिए, उसमें आपने आनंद के, मस्ती के पूरे भाव रिलीज किए, आपने अपने पूरे एनर्जी बॉडी को स्पंदित किया, आपने विजुअलाइजेशन से अपने माइंड को ब्यूटीफुल खाना दिया, फ्यूल दिया, आपने दिन की शुरुआत कर लिया। पूरे दिन के 22 घंटे आपको परेशान कितनी भी चैलेंज आए, कोई भी दिक्कत आए, आपको हैंडल करने के लिए आपने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया। ये बैटरी चलेगी पूरा का पूरा दिन आपकी। और यही रूटीन अगर आपने एक बार लगा लिया, आपने 6-8 महीने तक इस रूटीन को फॉलो कर लिया, तो मुझे लगता है फिर ये आप पावर बैंक बन जाते हो कि आप अपनी बैटरी भी और लोगों की भी बैटरियां चार्ज करते रहते हो। सर, आपने सप्त चक्र ध्यान की बात की। जब मैं पर्सनली आपकी वर्कशॉप में आया था, मैंने किया था और मुझे बहुत ही अलग फीलिंग आई थी। मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा सप्त चक्र ध्यान करने के फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, अगर हम इसको किसी भी फायदे से करें तो मुझे लगता है ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि हम इसको किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं जोड़ते हैं कि ये करने के बाद आपको ये होगा। सप्त चक्र ध्यान का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपकी एनर्जी बॉडी, जो आपके बॉडी में चलने वाले मेरिडियंस हैं, जो नाड़ियां हैं, जो प्राण है, उस प्राण के प्रवाह के अलग अलग चैनल्स हैं। आपके रूट में आपका मूलाधार है, मूलाधार से लेकर के आपके सहस्त्रार तक, यहाँ तक 7 अलग अलग सेंटर्स हैं बॉडी में। यहाँ पर जो है उसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पर जो है हम उसको थ्रोट चक्रा बोलते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा हार्ट चक्रा होता है। ऐसे हमारे पास 7 चक्र हैं। और यही चक्र जो है, यही हमारे सभी बॉडी के ग्लैंड्स को भी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, जिसकी पहले थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं, हार्ट चक्रा के ठीक पास हमारे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं, उसके बाद एड्रेनल पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स वो काम करते हैं जो आपके डायबिटीज को पैनक्रियाज रिलीज करती हैं, मतलब पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स उसमें काम करते हैं। आपके एड्रेनलिन जो हैं ग्लैंड्स, वो आपके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को रिलीज करते हैं, वो नीचे काम करते हैं। फिर सबसे नीचे आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या जिनसे हम रिप्रोडक्टिविटी, ग्रोथ या सब चीजें कर। तो ये सभी ग्लैंड्स आपके चक्रों के साथ एक एक करके कनेक्टेड हैं। हाँ जी। तो इनडायरेक्टली अगर हमने इन ग्लैंड्स के ऊपर काम करना है तो हमको अपने उस एनर्जी बॉडी पे काम करना पड़ेगा जो इन ऑर्गन्स को गवर्न कर रहे हैं। तो अगर हम सप्त चक्र ध्यान करते हैं तो एक किस्म से हम अपने पूरे शरीर को हार्मनी में लेके आते हैं। एक एक ग्लैंड, बॉडी का एक एक पार्ट, मन का एक एक पार्ट। आपने अगर यहाँ थर्ड आई पर ध्यान किया आपने, तो आप देखोगे कि आपका मन मस्तिष्क इतना ज्यादा काम, इतना रिलैक्स, इतना शांत। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपको लगेगा अच्छा ये आगे बढ़ो भैया, कोई बात नहीं, क्या बोल रहे हो, बोलते रहते हैं लोग ऐसे, आगे बढ़ो। तो आपकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है, आपके हर एक ऑर्गन की कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है। तो कुछ पाने के लिए मत कीजिए, अपने शरीर को हार्मनी में लाने के लिए कीजिए, सिर्फ कि इससे आनंद मिलेगा, इससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं कहता हूं लोगों ने तो अपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी किए हैं, लेकिन अगर कोई सही गुरु, सही व्यक्ति, करवाने वाला, जिसको ज्ञान हो, जो सही हर एक चीज को जानता हो, वो करवाए, तो मैं कहता हूं लोगों की जिंदगी में ट्रेमेंडस बेनिफिट मिलता है इससे। ठीक बात है। सक्सेस का क्या डेफिनेशन है सर आपकी नज़र में? सर, मेरी नज़रों में सक्सेस के डेफिनेशन में सक्सेस एक कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से 5 चीज़ों का, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी हैप्पीनेस। अगर जिंदगी में आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको करोड़ों रुपए दे रहा है, आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो देखने में सुंदर है लेकिन वो आपकी मानसिक सुकून नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस सो कॉल्ड सक्सेस है, सक्सेस नहीं है। इन चीजों को मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि मानसिक सुकून। एक व्यक्ति मिला, वो बोला कि सर मैं काम करता हूँ, महीने की सैलरी है 5 लाख रुपया, लेकिन मुझे लगता है मैं इस काम के लिए बना नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो बोल रहा है कि सर मैं इतने पैसे कमाता हूँ लेकिन मेरे पास, मैं इस काम को पसंद नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा जीवन में फिर एक ही चीज बचेगी, वो है रिग्रेट, ग्लानी, गिल्ट कि मैं कुछ कर नहीं पाया। और ये गिल्ट कहीं ना कहीं बीमारी पैदा कर देगा। और ये जो पैसे कमा भी रहे हैं ना, कम भी रहे हैं, ये उसी बीमारी को ठीक करने में निकल जाएंगे। तो कम कमा लो, 10 काम बदलने पड़े बदल लो, लेकिन सुकून के साथ काम करना, सही बात, आनंद के साथ काम करना। जीवन में कामयाबी का मापदंड कितने पैसे, कितनी बड़ी गाड़ी ये ले, ये है,
लोगों की नजर में है, लेकिन तुमको अंत में यही समझ आएगा कि मेरे लिए कामयाबी थी जो काम मुझे सुकून देता था, शांति देता था। और आप यकीन मानना, आपने कभी महसूस भी किया होगा, आपके घर के, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके माता, आपके प्रियजन, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, आपके पास 2 सूखी रोटियां, आनंद आ रहा है, लेकिन उसमें भी मजा आ जाएगा। लेकिन आप अकेले हो जीवन में और आपके पास 500 तरह के व्यंजन भी हैं और आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो आप कहोगे यार इसका भी कोई मायने नहीं है। तो सबसे पहला मोहब्बत, सुकून दिमाग के अंदर होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ, फिटनेस, अगर किसी के पास वो फिजिकल फिटनेस नहीं है तो मैं कहता हूं वो पैसे वैसे सब कमाए हुए अगर दवाइयों पे ही खर्च करना है भैया, हाँ जी, ठीक तो है। इससे अच्छा थोड़ा समय वो पैसे कम कमा लो, लेकिन वो अपनी सेहत को दे सेहत दो। में लगा लो। आपकी फिजिकल हेल्थ अगर हैम्पर हो रही है तो मुझे लगता है कि ये इंसान फेलियर की तरफ ही जा रहा है। तो सक्सेस का मतलब है आपकी फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट है। तीसरी चीज आपकी मेंटल हेल्थ। छोटी छोटी चीजों में कहीं आपको वो छोटी सी भी चीज होती है, पिन मारती है, आपका बलून फट तो नहीं जाता है ना, या बलून में इलास्टिसिटी पूरी है, वो इलास्टिसिटी बनाना, मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इनको कैसे कॉप अप करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, इनको सीखना। मुझे लगता है जो मानसिक तौर से दृढ़ है, सुदृढ़ है, वो इंसान जीवन में सक्सेसफुल है। अगर आपके पास रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आज बहुत सारी रिसर्चेस ये बात प्रूव कर रही हैं कि इंसान अंत में अपने आप को इतना खोखला और इतना अकेला महसूस करता है, पैसा, सेहत सब होने के बावजूद भी, अगर उसके पास अच्छे रिलेशंस ना हो, अगर वो लोग ही ना हो जिनके लिए वो सारी उम्र कमाता रहा, क्या करेंगे हम उसका? सही बात है। कई बार आप देखो, कई बार हम ऐसी चीजें हैं जिनका आनंद खुद लेने के लिए नहीं हम वो चीज लेते हैं, हम सोचते हैं परिवार को देंगे, इसको देंगे, इनको अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। तो एक चीज है, और आखिरी चीज पैसा। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैंने उसको 5वें नंबर पर इसलिए रखा है कि उसको अगर पहले नंबर पर रखा तो चारों छूट जाएंगी। सब चीजों को इंटैक्ट रखते हुए वो पैसा भी जरूरी है, क्योंकि जीवन की बड़ी सारी चैलेंजेस और बड़ी सारी समस्याओं को जो पैसा सॉल्व कर सकता है वो मोहब्बत से सॉल्व नहीं होंगी जी। वो आपके शरीर में कितनी फिटनेस है उससे सॉल्व नहीं होंगी जी। तो वो भी उतना ही जरूरी है। सर, आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और इतनी सारी नॉलेज, मुझे लगता है कि आज हमने सिर्फ 1% गेन किया है। 99% ऐसी चीज़ें जो हम गेन आपसे आज नहीं कर पाए। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप सर के वर्कशॉप में भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी सर से मुलाकात कर सकते हैं, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी प्रयास आप कर सकें वो प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होगे, लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगे तो यकीनन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और इस गलती को सुधार आप कर सकते हो अनुराग ऋषि जैसे मेंटल एंड वेलनेस कोच के साथ मिलकर, उनसे बातचीत करके, उनके वर्कशॉप में आकर। और आज हमने कोशिश की अधिक से अधिक जानकारी लोगों के जीवनचर्या के लिए ले सके, और आपने बखूबी हर सवाल का जवाब दिया और बहुत सारी तो रेमेडीज भी दी। और अभी आप घर बैठे भी आपके पास सर ज्ञान का भंडार है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बची हैं जो हम आपसे फिर से लेना चाहेंगे। तो ये तो एक पहला पॉडकास्ट है, हम आपसे बाकी ये और भी बहुत सारे सवाल चाहेंगे, जो सवाल आप पार्ट 2, पूछेंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें आपसे हम पूरा ज्ञान का, जो आपके पास जितना भी ज्ञान है हम लेंगे और व्यूअर्स को भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे भी उतना ही अच्छा लगा जितना आपको लगा। और मुझे लगता है कि अगर इससे, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि क्या वीडियो बनेगा, कितने लोग देखेंगे, मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति भी उससे अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाया तो समझो हमने इस यूनिवर्स में हल्का फुल्का सा तो योगदान दिया है। एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई तो समझो हमने योगदान दिया है। एक व्यक्ति भी जागृत हो गया, सिर्फ जागृत ही हो गया, ठीक होगा जब होगा, जागृत भी हो गया, ये सब चीजें करने लगा तो भी हमने योगदान दिया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।